नमस्ते। और आज जो है हम पेपर नंबर 8 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलो आज का पेपर नंबर 8 का क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन आपके इंडिया की हिस्ट्री से आ रहा है। और पहले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। तो बहुत सिंपल है, जो खिलाफत आंदोलन है वो आपका 1919 से लेके 1924 के बीच का है। बेसिकली कितने टाइम के बीच का है, 1919 से लेके 1924 के बीच की कहानी है ये। अब 1919 से 1924 के बीच की कहानी क्यों है, क्योंकि 1919 के अंदर क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर तुर्की की स्थिति जो है वो कमजोर हो गई थी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, तुर्की के खलीफा का जो धार्मिक नेतृत्व है उसको कंट्रोल करने का कोशिश किया। उसके विरोध में पूरे के पूरे विश्व में जहां भी मुस्लिम लोग थे उन्होंने क्या शुरू किया, विद्रोह शुरू किया। और ऐसे ही भारत में भी क्या हुआ, शुरू हुआ कि भाई तुर्की के खलीफा की हम जो आप कमजोर कर रहे हो तुर्की के खलीफा को, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब सेवर्स की संधि होती है 1920 में तुर्की के साथ, तब ये आंदोलन जोर पकड़ लेता है। इसलिए आप देखते हो कि खिलाफत आंदोलन जो जोर पकड़ता है वो 1920 में पकड़ता है। अब इस खिलाफत आंदोलन में कौन से लोग होते हैं, तो शौकत अली और मोहम्मद अली, अली बंधु होते हैं। और ये जो आंदोलन है ये हिंदू मुस्लिम राजनीतिक जो एकता है उसका प्रतीक है। आफ्टर 1857 1857 के बाद। और यहाँ पे आप ये भी ध्यान रखना कि इनकी जो केंद्रीय प्रबंधन समिति होती है ना खिलाफत कमेटी की, उसके अध्यक्ष होते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी फुल ऑन सपोर्ट करते हैं खिलाफत को, ताकि हिंदू मुस्लिम एकता बरकरार रह सके। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, मोहम्मद अली और शौकत अली। दूसरी चीज यहाँ पे क्या याद रखने की है, दूसरी चीज यहाँ पे ये याद रखने की है कि हजरत मोहानी और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भी किससे जुड़े थे, खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे। ये भी ध्यान रखना, अगर स्टेटमेंट में अली बंधु का नाम नहीं हो, महात्मा गांधी का नाम नहीं हो, लेकिन अगर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और हजरत मोहानी का नाम हो, तो भी उस समय वो स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगला, अरविंद घोष द्वारा रचित भवानी मंदिर निम्न में से किस रचना से प्रेरित थी। तो देखो बेसिकली जो अरविंद घोष थे उन्होंने क्या किया था, भवानी मंदिर लिखी थी 1905 में बंगाल विभाजन के टाइम। कब, किस समय, बंग भंग के टाइम। अब पता ये जो भवानी मंदिर है ना, इस भवानी मंदिर के अंदर जो अरविंद घोष है ये बेसिकली क्या करते हैं, एक दुर्गा माता का इमेजिनेशन करते हैं। किसका इमेजिनेशन करते हैं, दुर्गा माता का। और ये दुर्गा माता का इमेजिनेशन करके क्या कहते हैं, उन्हें ये कहते हैं कि हे मात हमें शक्ति दो ताकि हम जो है इस घनघोर गुलामी से बाहर आ सके। बेसिकली भवानी मंदिर जो है वो क्या है, आपके एक राजनैतिक पत्रिका है। क्या है, राजनैतिक पैम्पलेट है, पत्रिका है, ठीक है, जिसमें वो देवी का आह्वान करते हैं, माँ दुर्गा का आह्वान करते हैं। वैसे भी आप देखो बंगाल में देवी दुर्गा कितनी ज्यादा पूजी जाती है। तो वो देवी दुर्गा को आह्वान करके कहते हैं कि भाई देखो हमें मदद करो ताकि हम इस घनघोर गुलामी से बाहर आ सके। और यही कारण था कि उन्होंने भवानी मंदिर लिखा था। और इसीलिए नाम देखो आगे क्या है, भवानी, है ना, जैसे बोलते हैं ना जय भवानी। और हम भी क्लास शुरू करने से पहले भगवती को क्या करते हैं, स्मरण करते हैं, है ना, माँ का स्मरण करते हैं, क्योंकि पूरे के पूरे जंजालों से वो हमें बाहर निकाल के ले जाती है। तो यहाँ पूछा हुआ है कि अरविंद घोष द्वारा रचित भवानी मंदिर निम्न में से किस रचना से प्रेरित थी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ से प्रेरित थी। ठीक, चलो फिर देखो बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, जहां आपके सिलेबस में लगता है ना कि राष्ट्रीय नेता कौन कौन से राष्ट्रीय आंदोलनकारी नेता है, उसमें बंकिम चंद्र चटर्जी भी लगते हैं, वहीं से ये क्वेश्चन आया है। अब देखो उन्होंने बांग्ला संस्कृति के उत्थान हेतु बंग दर्शन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। बिल्कुल करेक्ट। देखो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय से पहले जो बड़े बड़े बंगाली साहित्यकार हुए हैं उसमें किसका नाम आता है, बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम आता है। अब देखो बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो बंग दर्शन पत्रिका लिखी थी ना, ये बंग दर्शन पत्रिका उन्होंने लिखी थी 1872 में। अपकमिंग एग्जाम के लिए इसे आपको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक, 1872 में लिखी थी। ये एक कैसी पत्रिका थी, मासिक थी, ये भी याद रखना, मंथली थी, मासिक पत्रिका थी। आनंद मठ के अतिरिक्त उन्होंने दुर्गेश नंदिनी और कपाल कुंडला उपन्यास भी लिखे हैं। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखने बहुत ज्यादा जरूरी है। जो बंकिम चंद्र चटर्जी है उन्होंने बंगाली साहित्य का पुनर्जागरण किया। उन्होंने पता है बंगाली जो साहित्य है उसको रीजनरेट किया, उसको एक नई ऊर्जा दी। सबसे पहला जो उपन्यास इन्होंने लिखा था ना अपनी लाइफ में,
वो लिखा था राजमोहन वाइब्स, लेकिन वो बांग्ला में नहीं लिखा था, वो इंग्लिश में लिखा था। तो अगर आपको पूछे पहला उपन्यास, पहला नॉवल इनका, तो जो इनका पहला नॉवल था ना, वो पता है कौन सा था? राजमोहन वाइब्स था। पहला प्रकाशन जो था वो क्या था इनका? राजमोहन वाइब्स। राजमोहन वाइब्स, हिंदी में लिखते हैं राजमोहन वाइब्स। लेकिन ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था? ये लिखा गया था अंग्रेजी लैंग्वेज में। लेकिन बांग्ला लैंग्वेज के अंदर, कौन सी लैंग्वेज के अंदर? बांग्ला। बांग्ला लैंग्वेज में इनका पहला प्रकाशन जो है, बांग्ला लैंग्वेज में इनका पहला जो प्रकाशन है वो कौन सा है? दुर्गेश नंदिनी है। इसीलिए यहाँ पे आपको दुर्गेश नंदिनी जो है वो क्या किया गया है? पूछा गया है। 1865 में इन्होंने अपना पहला बांग्ला प्रकाशन दुर्गेश नंदिनी निकाला। सेकंड कौन सा निकाला बांग्ला प्रकाशन के तौर पे? कपाल कुंडला निकाला। सेकंड कौन सा निकाला? कपाल कुंडला। इसके अलावा देवी चौधरानी भी बहुत फेमस है। और बंकिम चंद्र चटर्जी का जो अंतिम उपन्यास है, कौन सा उपन्यास? अंतिम जो नॉवल है, अंतिम नॉवल कौन सा है? सीताराम। ये भी ध्यान रखना कि लास्ट इनका कौन सा है? सीताराम है। तो कौन से कथन सत्य है? तो दोनों कथन जो है यहाँ पे क्या है? इस वक्त सत्य है। आगे चले, चलो। निम्न कथनों में से कौन से कथन वीडी सावरकर के बारे में सही है? अब हमें वीडी सावरकर जी के बारे में पढ़ना है। अब वीडी सावरकर जी के बारे में थोड़ी थोड़ी बात यहाँ पे हम क्या करेंगे? इस वक्त करेंगे। अब देखो, वीडी सावरकर जो है वो क्रांतिकारी थे और रूसी क्रांतिकारियों से बहुत फेमस थे। ये लाइन स्टार करके रखना, आपको सिंगल स्टेटमेंट देके पूछ सकते हैं कि रूसी क्रांतिकारियों से कौन फेमस रहे हैं। तो रूसी क्रांतिकारियों से जो बहुत ज्यादा प्रभावित रहे हैं वो कौन रहे हैं? वीडी सावरकर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनकी बुक आपको पता है 1857 पे इन्होंने किताब लिखी थी इंडियाज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। अब मैं जो बोलूं वो बहुत गौर से सुनना कि जो इन्होंने इंडियाज वॉर ऑफ 1857 लिखा, उसे प्रकाशन करने के लिए कहाँ भेजा? हॉलैंड भेजा। फिर हॉलैंड से वो जाती है फ्रांस। भारत में इस बुक पे बैन लग जाता है। तो फिर भारत की बुक कैसे आएगी? तो भारत ये नाम बदल के आती है, पिकविक पेपर्स और स्टविक पेपर्स के नाम से ये भारत पहुंचती है। और पिकविक और स्काउट पेपर्स के नाम से ही भारत में ये बुक बिकती है। और ये क्वेश्चन है ना, पूछा जा सकता है। तो देखो क्या याद रखना है कि जो 1857 पर इन्होंने इंडियाज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियाज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो लिखा था, इंडिपेंडेंस जो लिखा था, वो गुप्त रूप से कहां पहुंचती है? वो गुप्त रूप से हॉलैंड से पब्लिश होती है। हॉलैंड से पब्लिश होने के बाद वो कहां पहुंचेगी? फ्रांस। फ्रांस के बाद उसे भारत में से क्या कर दिया जाएगा? बैन। तो नाम पलटा जाता है। क्या पलटा जाता है? नाम। और नाम पलट के कर दिया जाता है पिकविक पेपर्स। पहला पिकविक पेपर्स और दूसरा नाम क्या रखते हैं? स्काउट्स पेपर्स। क्या रखते हैं? स्काउट पेपर्स। एक तो ये याद रखना, फ्री इंडिया सोसाइटी जो है, हमें याद रखना है वीडी सावरकर ने फ्री इंडिया सोसाइटी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फ्री, क्योंकि अभिनव भारत मित्र मेला बहुत कुछ पूछ लिया है, तो अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन क्या आपके इन्होंने किया है? तो बिल्कुल किया है। फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन भी कौन करते हैं? वीडी सावरकर करते हैं। अब पहला पढ़ो, उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। बिल्कुल करेक्ट। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी थी। बिल्कुल करेक्ट। उन्होंने 1857 नामक पुस्तक लिखी जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करता है। इधर मैंने आपको बताई है भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इंग्लिश में उसे बोलते हैं, जो गुप्त रूप से हॉलैंड में प्रकाशित होती है, फिर फ्रांस पहुंचती है और उसके बाद भारत में उसको बैन कर दिया जाता है। फिर वो पिकविक पेपर्स और स्काउट पेपर्स के नाम से बिकती है भारत में। ठीक, ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक जहाज से कूद पड़ते हैं, ये भी सही है। तो जितने स्टेटमेंट इस वक्त यहाँ पे हैं वो सारे के सारे क्या है? करेक्ट है। इसके अलावा हमें याद रखना है फ्री इंडिया सोसाइटी। इसके अलावा आरबीएससी बोर्ड की जो पुरानी बुक्स है हिस्ट्री की, उसमें एक बात और लिखी गई है, एक दो बातें वो भी हम अभी देख लेते हैं। पहली बात उसमें ये लिखी हुई है कि जो गोवा का मुक्ति संघर्ष है, जो पुर्तगालियों से हमने गोवा को छुड़ाया है, तो गोवा के मुक्ति संघर्ष की सबसे पहले मांग किसने की थी? वीडी सावरकर ने की थी। तो आपको ये भी याद रखना है। फिर आपको क्या याद रखना है कि जो मैडम भीकाजी कामा होती है ना, जो 1907 में जर्मनी के अंदर
1907 में जर्मनी के अंदर जो मैडम भीकाजी कामा है ना, मैडम भीकाजी कामा, जो इंटरनेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस में भारतीय झंडा लहराती है, बेसिकली उस भारतीय झंडे को जो 1907 में लिख के दे रही हूं मैं आपको, 1907 के अंदर जर्मनी में जो मैडम भीकाजी कामा ने आपके इंटरनेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस में जो झंडा फहराया था ना, वो पहला भारतीय झंडा किसका डिजाइन था, किसका देन था, वो वीडी सावरकर का देन था। तो ये भी याद रखना। आगे चले, चलो। हाँ, फिर से आपका स्कूल व्याख्याता प्रतिभा खोज होने वाला है और 1 जून को होने वाला है, और सीकर को हटा दो, सीकर सेंटर नहीं दिया गया है। इसके अलावा जयपुर, बीकानेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, जोधपुर और नौहर ये परीक्षा होने वाली है। अब ये जो परीक्षा है, इसमें जो भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएगा उसको प्राइज मिलेगा और कैश में मिलेगा। फर्स्ट को 11,000, सेकंड को 5100 और थर्ड को 2100। 4 से 10 तक स्थान लाने वाले प्रतिभागियों को क्या मिलेगा, नगद प्राइज भी मिलेगा। ठीक है, अब ये तो हुई प्राइज की बात, लेकिन उससे बड़ा इंपॉर्टेंस सुनो। उससे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है कि 23 जून को आपका एग्जाम है और 1 जून को हम ये परीक्षा करा रहे हैं फॉर बोथ पेपर्स, पहला पेपर भी और दूसरा पेपर भी। अब प्राइस तो ठीक है, ये एक सप्लीमेंट्री आपको गिफ्ट है, लेकिन सबसे बड़ी बात पता क्या है, जब आप 1 जून को एग्जाम से ठीक 23 दिन पहले वही एग्जाम वाला प्रेशर फील करके ये एग्जाम दोगे और आपको पता चलेगा कि आप सच में कहाँ स्टैंड करते हो ऑल ओवर राजस्थान में, उसकी एक छोटी पिक्चर आपके दिमाग में होगी। तो उसी छोटी पिक्चर को लेकर या अपने रिजल्ट को देखकर जब आप एनालाइज कर सकते हो कि बाकी बचे हुए 20-22 दिनों में आपको किस जगह पे क्या करना है, जोर लगाना है। तो मेरा तो आपको यही समझाना है और यही कहना है, बाकी जो आपकी इच्छा हो वो सर्वोपरि है कि आपको पुरस्कार को देखते हुए नहीं, बस इस चीज को देखते हुए कि भाई हम जांचना चाहते हैं कि परीक्षा से 22 दिन पहले एक छोटा जो एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, जो उसका एक छोटा कॉपी है, उसमें हमारा क्या स्थिति है, ताकि बीच के बचे 20 दिन में हम कितना जोर लगाए। उसके लिए जरूर से इसे क्या करना, ज्वाइन करना। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये बात जो है वो थोड़ी क्या आई होगी, समझ आई होगी। आगे चलते हैं। हाँ, अब देखो, बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सा दैनिक समाचार पत्र मराठी में शुरू किया गया? तो कौन सा दैनिक समाचार पत्र मराठी में शुरू किया गया? तो ये कौन सा है, केसरी। सिंपल। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको भगत सिंह के साथ फांसी नहीं दी गई थी? तो किसको भगत सिंह के साथ फांसी नहीं दी गई थी? जतिन दास, भागा जतिन दास जो है, इनको भगत सिंह के साथ फांसी नहीं दी गई थी। ये बंगाल का, इनको टाइगर बोलते हैं, बागा जतिन बोलते हैं। भूख हड़ताल से गुजरे थे ये भूख हड़ताल पे बैठे थे और वहीं पे उनकी जेल में ही डेथ हो गई थी। तो ये आंसर होगा। फिर देखो, बिजोलिया प्रशस्ति के अनुसार सांबर झील का निर्माता कौन है? अब बिजोलिया प्रशस्ति आती है आपके 1170 ईस्वी में। अब इसमें पता है क्या लिखा हुआ है कि जो शाकंभरी या सांभर, शाकंभरी और सांभर, या इसको क्या बोलते हैं, सांबर और अजमेर के चौहानों का वर्णन है। किसका वर्णन है? अजमेर के चौहानों का वर्णन। और ये पता है आपको, शाकंभरी के जो चौहान है, इनके बारे में क्या कहते हैं? इनके बारे में कहते हैं कि 551 ईस्वी में, किसमें? 551 ईस्वी के अंदर, 551 ईस्वी के अंदर वासुदेव चहमान ने, कौन था? वासुदेव चहमान। उन्होंने जो है किसकी स्थापना कर दी थी? सांबर में चौहान वंश की स्थापना कर दी थी। इसके अलावा ये चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण भी कहते हैं। और शाकंभरी के चौहानों की जो राजधानी है वो क्या बताते हैं? अही छत्रपुर, जिसे हम नागौर भी कहते हैं। और बहुत सारे जो आपके राजस्थान के शहर हैं उनके पुराने नाम भी यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे जालोर का जबालीपुर दे रखा है, दिल्ली का दिल्ली को बोला गया है, और एक और नाम है न से, जो फिलहाल अभी मेरे माइंड से स्लिप हो रहा है, जल्द मुझे अभी चलती क्लास में याद आएगा। और ये भी बता रखा है कि जो सांभर झील का निर्माण है वो भी किसने कराया था? वासुदेव चौहान ने। तो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिजोलिया प्रशस्ति के अनुसार, बिजोलिया भीलवाड़ा के जो महादेव एक मंदिर है उसके आगे ये लगी हुई है, और वहीं पर ये बताया गया है कि सांभर झील का निर्माता कौन है? वासुदेव चहमान है। ठीक, चलो। फिर देखो, महात्मा गांधी से संबंधित कथनों पर विचार करो। करते हैं। प्रारंभ में महात्मा गांधी द्वारा फिनिक्स फॉर्म का गठन कायिक श्रम के सिद्धांत के प्रयोग के लिए किया गया था। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, गांधी के अनुसार उनकी कल्पना के स्वतंत्र भारत में मतदान का अधिकार उसी को होगा
जो किसी न किसी रूप में कायिक श्रम करता हो, ये भी बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर क्या है, करेक्ट। चलो, निम्न में से कौन महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह के दौरान संबंध में नहीं थे? अब देखो, चंपारण सत्याग्रह को मैंने पढ़ा दिया है आप लोगों को, मतलब क्लास रिकॉर्ड कर दिया आप लोगों के लिए। तो चंपारण सत्याग्रह जो है भारत में गांधी का पहला सत्याग्रह था 1917 में, ठीक है। और जब चंपारण सत्याग्रह करना होता है तो गांधी से मिलते हैं राजकुमार शुक्ल, और राजकुमार शुक्ल गांधी को हाथ जोड़ के बोलते हैं, प्लीज गांधी जी, हमारे चंपारण में जो नील किसान है, जो नीलहय किसान है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, गोरे बगान मालिकों से हमारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुआ है 3/3/20 पद्धति पर, उससे हमें नुकसान हो रहा है अब, और हम बहुत ना प्लीज कर चुके हैं अंग्रेजों को, पर वो हमारी बात नहीं मान रहे। अब हम चाहते हैं, हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे साथ चलो। तो गांधी साथ में जाते हैं राजकुमार शुक्ल के, और चंपारण का पूरा दौरा करते हैं। और उनकी बहुत, मतलब उनको बहुत ऐसा लगता है कि यार भारत का गांव में, ये चंपारण में क्या स्थिति है। उनके साथ पूरी टीम जाती है। उस टीम में कौन कौन होता है, गौर से सुनना, राजेंद्र प्रसाद होते हैं जो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति हैं, सॉरी, और ब्रज किशोर प्रसाद होते हैं, शंभू शरण वर्मा होते हैं, जेबी कृपलानी होते हैं, नरहरि पारिक होते हैं, और मजहर उल हक, ये एक मुस्लिम व्यक्ति है, इनका भी नाम याद रखना, महादेव देसाई भी होते हैं। ये सब लोग वहां पे गांधी के साथ मिलकर 1 साल तक काम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला चलता है, गांधी जीत जाते हैं और चंपारण में उनकी विजय होती है, और यहीं से गांधी का स्टैब्लिशमेंट भारत के अंदर शुरू होता है। तो अब इन्होंने क्या पूछा है, कौन संबंधित नहीं थे? तो जेबी कृपलानी है, राजकुमार शुक्ला है, राजेंद्र प्रसाद है, इसके अलावा ब्रज किशोर प्रसाद, नरहरि पारिक, महादेव देसाई, मजहर उल हक, शंभू शरण वर्मा, इनके नाम भी आपको क्या करने होंगे, याद रखने होंगे। तो सच्चिदानंद सिन्हा को हम क्या करेंगे, आउट। आगे चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने सन 1927 में किस देश में साम्राज्यवाद विरोधी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया? तो बेसिकली ये बेल्जियम में हुआ था, जिसमें नेहरू जी ने भाग लिया था। ऑड क्वेश्चन है, बस आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक। चलो, हाँ, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति निम्नलिखित में से कौन सी थी? अच्छा क्वेश्चन है। देखो, जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट के आता है गांधी जी 9 जनवरी को, है ना, जिसे हम प्रवासी भारतीय दिवस भी कहते हैं, 9 जनवरी 1915 को। तो जब गांधी जी आते हैं 9 जनवरी 1915 को, तो उनका पहला डेब्यू वो कहाँ हो रहा है, कौन सी सार्वजनिक जगह हो रही है? तो पता है उस समय ना फरवरी 1916 में, कब? फरवरी 1916 के अंदर BHU का इनॉग्रेशन होता है, उसमें उनको इनवाइट मिलता है, आमंत्रण मिलता है। तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो उद्घाटन है, उसके अंदर इनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति होती है। यही हमें क्या रखना है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसे क्या रखना, याद रखना। अगला, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने अल हिलाल, अब ये अल हिलाल समाचार पत्र जो है वो उर्दू भाषा का है, पहली बात। अब देखो, याद नहीं करना पड़ेगा कि उर्दू का है, शब्द देखो अल हिलाल, समझ में आ रहा है कि ये जो लैंग्वेज है ये उर्दू की है। दूसरा, ये साप्ताहिक है, कैसा है, साप्ताहिक है, 7 दिन से एक बार आता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये 1912 से 1914 के बीच रहा है। बाद में ये बहुत ज्यादा राष्ट्रवादी हो जाता है और अंग्रेजों की बहुत ज्यादा बुराई करता है, तो प्रेस एक्ट के द्वारा इसे बाद में बंद कर दिया जाता है। और ये पब्लिश कहां से होना शुरू होता है 1912 में? तो ये पब्लिश होना शुरू होता है कलकत्ता से। ये सभी बातें आसपास की याद रखनी है। अब ये किसका है? तो ये है आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद का, ठीक है, जो हमारे पहले क्या थे, शिक्षा मंत्री थे। ये उनका न्यूज़पेपर है और इस न्यूज़पेपर ने बहुत अच्छा इम्पैक्ट छोड़ा था, इसलिए 1914 में से बंद कर दिया जाता है, क्योंकि जो प्रेस एक्ट आता है ना उसकी वजह से ये बंद होता है, फिर वो नया शुरू करेंगे। ठीक, आगे चलता है। तो ये भी याद रखना है, भाषा उर्दू है, पब्लिश 1912 में कलकत्ता से हुआ था और साप्ताहिक है। फिर देखो अगला, निम्न में से किस भारतीयों ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? अब यार ये तो एक ही व्यक्ति है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में घूमा था, वो है डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक, चलो फिर देखो अंबेडकर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी संभावनाएं 99.99% है आने की। अब क्योंकि अभी अंबेडकर को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है
और 14 अप्रैल बीच में से ही गुजरा है एग्जाम के, तो आपको ये तो पूछा जाना बहुत ज्यादा श्योर है। अब देखो अंबेडकर के जीवन से जुड़ी घटनाएं, पहला कौन सा है, पहली बुक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का प्रकाशन। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी अनुवाद में बोलते हैं जाति का विनाश, जाति का विनाश, है ना। एनिहिलेशन का मतलब होता है उन्मूलन या विनाश, तो हिंदी अर्थ ये है। अब इसका प्रकाशन सबसे पहले कब होता है, तो इसका प्रकाशन होता है 1936 में। देखो जाति व्यवस्था का सबसे बुरा जो पक्ष है वो दलित लोगों ने देखा है और अंबेडकर जी ने भी देखा है, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था होनी नहीं चाहिए, इसीलिए वो बुक लिखते हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश। फिर दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट घटना है इनके जीवन की, वो है महाड़ सत्याग्रह। अब क्या है महाड़ सत्याग्रह, पहले डेट्स लिख लेते हैं। 20 मार्च 1927 को ये होता है। अब ये क्यों होता है, किस जगह होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो महाड़ सत्याग्रह इसलिए होता है क्योंकि महाराष्ट्र की जो रायगढ़ जगह है वहां पे दलितों को जो सार्वजनिक जगह पे सब लोग एक साथ पानी पीते हैं ना, वहां पे पानी पीने से रोक दिया जाता है। और ये आज भी होता है राजस्थान में। कुछ साल पहले आपने एक स्कूल में ये मामला देखा होगा, अलवर की एक स्कूल के अंदर, कि जहाँ पे सब लोग पानी पीते हैं वहां से पानी पीने के लिए मना कर दिया जाता है एक दलित बच्चे को, और ये उस समय भी चल रहा था। तो महाड़ सत्याग्रह जो है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि रायगढ़ महाराष्ट्र के अंदर सार्वजनिक जगहों पे दलितों को पानी पीने से रोका जाता है, गुस्सा आता है। बेसिकली अंबेडकर जी को बोले ये क्या बात हुई, आपका और हमारा खून एक ही है, फिर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों, ऐसा भेदभाव क्यों, तो वो महाड़ सत्याग्रह शुरू करते हैं 20 मार्च 1927 को। ये सिंगल भी उठा के आपको पूछ सकते हैं। फिर देखो मूक नायक, मूक नायक इनका पेपर है, उसका प्रकाशन पूछा है। अब ये जो मूक नायक है ये पेपर है जो उन्होंने 1920 में शुरू किया था मराठी लैंग्वेज के अंदर। कौन सी लैंग्वेज के अंदर, मराठी लैंग्वेज के अंदर, और ये पाक्षिक था, मतलब 15 दिन से एक बार आता था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये सिंगल क्वेश्चन भी उठा सकती है, इसको हम डिटेल से देखते हैं। अब इसकी स्थापना कब होती है, तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा को मैं BHS लिखती हूँ। इसकी स्थापना होती है बंबई में। कहाँ होती है, बंबई में। तारीख भी याद रखनी है इस साल हमें एग्जाम के लिए, 20 जुलाई। तारीख क्या है, 20 जुलाई 1924, उस दिन इसकी स्थापना होती है। इस BHS के चेयरमैन, यहां से मैं बहुत ज्यादा श्योर हूं कि वो ये फ्लिप फ्लॉप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब जनरली हम सोच रहे हैं कि BHS की स्थापना भीमराव अंबेडकर जी ने की है, तो अध्यक्ष भी वही होंगे, नहीं। इसका अध्यक्ष बनाया जाता है चिम्मनलाल सीतलवाड़ को। इसका चेयरमैन बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, किसको बनाया जाता है अध्यक्ष, चिम्मनलाल सीतलवाड़ को, चिम्मनलाल सीतलवाड़ को, चिम्मनलाल सीतलवाड़ को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। और जो BG खेर हैं वो इनके सदस्य होते हैं। लेकिन इनकी प्रबंधन कमेटी, BHS की जो प्रबंधन कमेटी होती है, मैनेजमेंट कमेटी होती है, उस मैनेजमेंट कमेटी के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब देखो क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट का आएगा, जो कि जरूर पूछा जाएगा, अगर स्टेटमेंट का क्वेश्चन इस प्रकार से आए कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर रहे हैं, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, क्योंकि अध्यक्ष कौन थे, चिम्मनलाल सीतलवाड़। अगर ऐसा आए कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर रहे हैं, तो वो स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। अब हमें इनका सही कालक्रम पूछा है, तो देखो सबसे पहले आएगा मूक नायक का प्रकाशन 1920, लैंग्वेज याद रखना मराठी। ये पराठी नहीं है, ये मेरा म का आगे वाला हिस्सा ऐसे पतला हो जाता है, तो मैं इसको सही कर रही हूँ, मोटा कर रही हूँ थोड़ा, ठीक। तो सबसे पहले क्या आएगा, 3। उसके बाद BHS की स्थापना 20 जुलाई 1924, ठीक। उसके बाद उसके बाद क्या होगा, 20 मार्च 1927 को महाड़ सत्याग्रह, और सबसे लास्ट में क्या होगा, एनहिलेशन ऑफ कास्ट का प्रकाशन 1936, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, बारदोली सत्याग्रह 1928 गुजरात, है ना, 1928 गुजरात। और इसी सत्याग्रह में पटेल को वहां की महिलाएं क्या कहती है, बारदोली का सरदार बोल देती है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जून 1928 में जो बारदोली सत्याग्रह होता है उसे कौन लीड करते हैं, ये खुद लीड करते हैं। और गुजरात की जो महिलाएं होती हैं वो उन्हें कहती है ये बारदोली के सरदार हैं, और ये लगान कम करवा देते हैं, वहां पे 22% कम करवा देते हैं लगान।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के लिए किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का समर्थन किया है? तो नेहरू को तो कौन सा फॉर्म अच्छा लगता था? मिक्स। देखो इंडिया में जो भी चीजें है ना वो मिक्स है, ब्लेंड है। हम है ना यूरोप और हम यूरोप और अमेरिका या अदर एशियन कंट्रीज की तरह एक ही रास्ते पे नहीं चलता है। जैसे आप देखा करो कुछ जो यूरोपियन इकोनॉमी है वो कैपिटलिस्टिक है, पूंजीवादी है। आप जाओगे चीन रशिया और को तो वो साम्यवादी है ना। लेकिन भारत को पता है हमेशा भारत एक ऐसा कंट्री है जिसको मिक्स अच्छा लगता है। और भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि मिडिल मार्ग पे रहना अच्छा है, मध्यम मार्ग में। तो थोड़ा हम पूंजीवादी है, थोड़े हम साम्यवादी है, इन दोनों का ब्लेंड है। इससे पता है क्या होता है, नुकसान से बचते हैं हम। तो हमारा जो फॉर्मेट है ना वो कौन सा है, मिक्स इकोनॉमी का है। ठीक है, चलो भारतीय संविधान की प्रस्ताव, अब आज तक का सबसे मुश्किल क्वेश्चन है ये, तो चलो इसको समझते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित किया जा सकता है। जो आपका पहला स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। वो केस यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल नहीं है। बेरूबारी यूनियन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध होती है, जिसमें घोचपोच होती है, उस कंडीशन में प्रस्तावना संविधान की विधिक निवर्चन में, यानी कि उसको एक्सप्लेन करने में, लीगली एक्सप्लेन करने में वो क्या करता है, सहायता करती है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड। इस क्वेश्चन को आपको बार बार देखना है एग्जाम तक, ये मेरी आपको पूरी परफेक्ट सलाह है। फिर देखो राष्ट्रपति, अब 18 नंबर क्वेश्चन एकदम इजी है, हम बहुत बार देख चुके हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जांच किसके द्वारा की जाती है? तो कौन करता है राष्ट्रपति से उत्पन्न विवादों की जांच? सुप्रीम कोर्ट, है ना, सेकंड। फिर आ जाऊं, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करते हैं? ये भी सिंपल है क्वेश्चन, लोकसभा सदस्य करते हैं, लोकसभा के सदस्य। और वो लोकसभा अध्यक्ष होने के नाते शपथ और प्रतिज्ञान नहीं करते। वो कैसे शपथ और प्रतिज्ञान करते हैं? लोकसभा के सदस्य होने के नाते, ये भी हमें याद रखना है। और लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा, ये आर्टिकल 93 है, प्लीज याद रख लेना। ठीक है, चलो फिर देखो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति आयोग से। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। फिर देखो निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित नहीं है? प्रेजेंट सिनेरियो में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी इंडिया ने पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर चलाया है, और आपने न्यूज में देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग के बाद एक दिन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलने गए थे। आप चाहे किसी भी न्यूज फॉर्म को न्यूज चैनल को देख लीजिए, और वहां पे जाके प्रधानमंत्री ने सब कुछ बताया किसको, राष्ट्रपति को, कि कैसे कैसे हमने 6 से लेकर 10 मई के बीच में ऑपरेशन सिंदूर किया, कैसे हमने सीज फायर किया। चूंकि ये प्रैक्टिकली हुआ है तो ये ऐसा क्वेश्चन क्या हो सकता है, बन सकता है। कोइंसिडेंसली हमने ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में दे दिया, और कोइंसिडेंसली बाहर की तरफ कंडीशन भी ऐसी हो गई। तो अब देखो मंत्रि परिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करना, करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर नहीं होगा। किसी विशेष विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने के निर्णय को राष्ट्रपति को संस्तुत करना, नहीं। धन विधेयक तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से लोकसभा में आता है, और लोकसभा अध्यक्ष तय करता है कि ये विधेयक जो है वो धन विधेयक होगा या नहीं होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट तो हमारा पूरी तरीके से रॉन्ग है। फिर भी हम थर्ड और फोर्थ पढ़ेंगे। संघ के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विषय विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जिस जानकारी को राष्ट्रपति मांगे देना, आर्टिकल 78 जो है प्रधानमंत्री के कर्तव्य, उसमें लिखा हुआ है। किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा उपेक्षित किए जाने पर मंत्री परिषद के समक्ष विचार के लिए रखना, ये भी सही है। 78 में ही इसके बारे में भी मेंशन किया गया है। तो हम श्योर हैं कि सेकंड ही क्या है, गलत है, और संबंध नहीं है वही पूछा है, तो सेकंड स्टेटमेंट होगा। फिर देखो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? 22 में होगा 4। भारतीय राज्य निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? अच्छा, नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति। देखो ऑल इंडिया सर्विस को चेंज करना या उसमें कुछ नयापन लाना, वो केवल और केवल राज्यसभा कर सकती है। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने में तो हमें लोकसभा राज्यसभा दोनों की जरूरत पड़ेगी। उपराष्ट्रपति को हटाने में भी हमें लोकसभा राज्यसभा दोनों की जरूरत पड़ेगी।
राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग में भी लोकसभा राज्यसभा दोनों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन न्यू ऑल इंडिया सर्विस के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा की जरूरत पड़ेगी, इसलिए यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। आगे चले, चलो फिर देखो चूलिया। अब चूलिया वाटरफॉल तो एकदम सिंपल है। चूलिया वाटरफॉल जो है आपके पूरे के पूरे राजस्थान में किस जगह पे है, तो हाड़ौती के पठार रीजन में है, जिसको दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र कहते हैं। तो सेकंड आंसर हो जाएगा, चंबल रिवर पे है चूलिया वाटरफॉल। बंद बारेठा और मोती झील कहाँ है, बंद बारेठा और मोती झील भरतपुर में है, ठीक है। आगे चले, फिर देखो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट को संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून की समीक्षा का अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 13। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। कुंभलगढ़ भौराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है, गलत। भौराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है जरगा, तो पहला स्टेटमेंट तो क्या है, गलत है। फिर देखो रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, बिल्कुल सही है, 1055 मीटर के साथ। उड़िया का पठार माउंट आबू के निकट है, ये भी करेक्ट है। तो सही कौन से हैं, बी और सी, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। क्लियर, चलो निम्नलिखित में से अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन, गुरु शिखर है ना, देना पड़ता है कभी ऐसा भी ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। हाड़ौती प्रदेश राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है, तो किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है, 28, तो वो है आर्द्र दक्षिण पूर्वी प्रदेश। सही आंसर क्या होगा, 28 का आर्द्र दक्षिण पूर्वी प्रदेश। फिर देखो बहुत इजी है, खमनोर की पहाड़ियों से कौन सी रिवर निकलती है, बनास। तो ए में आपका क्या हो जाएगा, खमनौर की पहाड़ियों से कौन सी रिवर निकल रही है, बनास, ए में 3, ये रहा देखो। फिर देखो बैराट की पहाड़ियों से निकलती है बाण गंगा, बी में 4, ये रहा। खंडेला की पहाड़ियों से कांतली नदी सीकर में है ना, सी में 1, ये रहा। फिर देखो सेवर की पहाड़ियों से साबी, डी में 2, ये रहा। अब ऐसे ही पेपर में सॉल्व करना ताकि वहां पे एक्यूरेसी रहे, टाइम भी सेव हो, एक्यूरेसी रहे और गोला भी सही भरना यारो। निम्न में से राजस्थान का कौन सा खारे पानी का झील नहीं है, मतलब मीठा झील है, मीठे पानी का झील है, मीठे पानी का झील पकड़ो तो कौन है, देखो पंचपदरा महाखारी, सांबर भी महाखारी, डीडवाना भी खारी, तो कौन है मीठे पानी का, पिछोला है ना, लेक पिछोला, चिड़ी मार बंजारे द्वारा निर्मित। राजस्थान में प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म है। अब देखो भरतपुर नहीं दिया है और अच्छी खासी हमने गुगली खेली है यहाँ पे, तो अब पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि देखो बीकानेर जैसलमेर हो नहीं सकता, अजमेर नागौर हो नहीं सकता, ये दो तो गए बाहर। अब या तो करौली सवाई माधोपुर होगा या अलवर जयपुर। करौली सवाई माधोपुर बीहड़ प्रभावित क्षेत्र हैं, ज्यादा एग्रीकल्चर नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली दिमाग लगा के पता चल रहा है सही आंसर क्या होगा, अलवर और जयपुर होगा। क्लियर, आगे चले, चलो हाँ देखो अभी बहुत बड़ा काम हुआ है मानव अंतरिक्ष अन्वेषण में, है ना। मानव अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत सरकार के इसरो ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ इस बार क्या किया है, टाई अप किया है कि भाई जो गगनयान मिशन है हमारा या दूसरे जो भी मिशन है हमारे भारत अंतरिक्ष स्टेशन बनाने में, उसमें हम किसकी हेल्प लेंगे, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की। न्यूज़पेपर में छाया रहा था, आपके करंट के सिलेबस में विज्ञान और प्रौद्योगिकी लगता है, इसलिए क्वेश्चन जो है वो क्या हो सकता है, उठ सकता है। तो जितनी भी संभावनाएं हैं उस पर टेस्ट सीरीज में विचार की गई है। तो जिन लोगों ने सेकेंड ग्रेड की अब तक परचेज नहीं की है वो जल्दी से जाओ, ऑफलाइन परचेज करो और ऑफलाइन देने आओ, ठीक। और अभी भी समय है, फर्स्ट ग्रेड वाले अभी भी टेस्ट पेपर क्या कर सकते हैं, इन 20-22 दिनों में लगा सकते हैं अच्छे से। तो मानव अंतरिक्ष अन्वेषण में, ठीक। आगे चलते हैं, फिर नीति आयोग द्वारा जारी, ये फैब 2020 की जो क्रोनो है, सॉरी फैब 2025 की जो क्रोनो है उसमें साफ साफ दे रखा है, ठीक है। वहां से अच्छे से डिटेल में पढ़ना और ये आपका होमवर्क और है, इसके बारे में मुझे सब चीज बताओगे भी। नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में राजस्थान को कौन सी रैंक मिली है, तो राजस्थान को 12वीं रैंक मिली है। स्कोर आप लोग मुझे बताओगे, कौन फर्स्ट आया है ये भी आप लोग मुझे बताओगे। आज मैंने ये आपको क्या कर दिया है, होमवर्क दे दिया है, क्योंकि मैं जब आपको करंट पढ़ाऊंगी तब मैं ये सब चीजें क्या करूंगी, डिस्कस करूंगी आपके साथ। चलो विश्व स्वास्थ्य दिवस, देखो विश्व स्वास्थ्य दिवस आता है 7 अप्रैल 2025 को।
7 अप्रैल 2025 को जब विश्व स्वास्थ्य दिवस था तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 26 करोड़ रुपए की, देखो गौर से सुनना, 26 करोड़ रुपए के निरामय राजस्थान अभियान का शुरुआत किया था राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर से। तो सही आंसर क्या होगा? 3, 7 अप्रैल 2025। अब इस दिन उन्होंने क्या क्या लॉन्च किया? उन्होंने ईट राइट राजस्थान शुरू की, ईट राइट राजस्थान शुरू किया, एक ये भी याद रखना है। ठीक, दूसरा मिशन मधुहारी, जो फर्स्ट ग्रेड में पक्का आएगा इस बार, पिछली बार सेकंड ग्रेड में पूछा था संस्कृत डिपार्टमेंट के, मिशन मधुहारी को लॉन्च किया। इसके अलावा जो तीसरी है मिशन लिवर, स्माइल लिवर करके है, स्माइल लिवर अभियान, ये भी शुरू किया गया था। स्माइल लिवर अभियान जो है इसको भी शुरू किया गया। इसके अलावा और भी थे, लेकिन ये 3 जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, तकरीबन 26 करोड़ के आसपास। और आपके सिलेबस में महामारी और स्वास्थ्य प्रबंधन लगता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो बेसिकली आपको दिमाग में रखना है कि जो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 है, 7 अप्रैल 2025 को निरामय राजस्थान अभियान शुरू करते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री। 26 करोड़ की परियोजनाओं को लॉन्च करते हैं, जिसमें माँ के वाउचर भी हैं। और बेसिकली 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, मिशन मधुहारी, ईट राइट राजस्थान, मिशन स्माइल लिवर अभियान। ठीक, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर। फिर महात्मा ज्योतिबा फूले मंडित श्रमिक कल्याण योजना, अभी पता है गवर्नमेंट ने, भजनलाल शर्मा जी ने खुद ही घोषणा की थी, ईटीवी राजस्थान पे देखते न्यूज। महात्मा ज्योतिबा फूले मंडित श्रमिक कल्याण योजना के तहत मुख्यमंत्री ने 2 बेटियों की विवाह सहायता राशि जो है वो 25,000 इंक्रीज कर दी है, यानी कि 50 से इंक्रीज की, 50 में 25 और ऐड करो तो कितना इंक्रीज हुआ है? 50 से 75,000। अब अगर आपको ये पूछ ले कि राशि कितनी बढ़ाई गई है, राशि की रकम कितनी बढ़ाई गई है, तो कितनी बढ़ाई गई है? 25,000, 25,000 बढ़ाई गई है। अगर ये पूछ ले कि बढ़ाकर कितनी की गई है, बहुत गूढ़ तरीके से पढ़ना कि बढ़ाकर कितनी की गई है, तो बढ़ाकर कितनी की गई है का आंसर क्या होगा? 75,000। और ये कितनी बेटियों पे बढ़ाई है? 2 बेटियों पर। और अगर ये पूछ लेना कि कितनी बढ़ाई गई है, कितना अमाउंट बढ़ाया गया है, कितना राशि जो है वो बढ़ाया गया है, तो वो कितना बढ़ाया है? 50 में 25 और ऐड कर दो, 75,000। ठीक, आगे चलते हैं। हाल ही में अलवर के प्रवीण प्रजापत, देखो ये इंडियाज गॉट टैलेंट में भी भाग लिए थे, इनके पिताजी बन्ने सिंह वो भी भवाई डांसर हैं और ये भी भवाई डांसर है, और मैंने इनका वीडियो देखा। अमेरिकाज गॉट टैलेंट में ये भाग लिए थे और अमेरिकाज गॉट टैलेंट में इन्होंने 18 मटके रख के और डांस किया था। ये भवाई डांसर है और इंडियाज गॉट टैलेंट में भी परफॉर्म कर चुके हैं, और अभी अमेरिकाज गॉट टैलेंट के अंदर ये फिलहाल क्या कर रहे हैं? परफॉर्म कर रहे हैं। तो हाल ही में अलवर के प्रवीण प्रजापत ने, जो कि एक भवाई डांसर है, इनके पिताजी बन्ने सिंह भी भवाई डांसर थे नहीं है, अभी भी है, किस अंतरराष्ट्रीय रियलिटी शो में भवाई नृत्य की प्रशस्ति देकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड दर्ज किया है? तो वो अमेरिका गॉट टैलेंट है। ठीक, चलो अब देखो राजस्थान की संस्कृति का कितना जबरदस्त यूएसए में दिख रहा है। हाँ, 7 अप्रैल, देखो आ गया ना, 7 अप्रैल 2025 को मिशन मधुहारी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसके बारे में सुनो, टाइप 1 डायबिटीज, सारी चीजें कान खोल के सुनना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि उस दिन एग्जाम में आपको दिखे टाइप 1 डायबिटीज, प्लस गैर संक्रामक रोग जो होते हैं, एक होता है कॉन्टेजियस डिजीज और एक होती है नॉन कॉन्टेजियस। गैर संक्रामक बीमारियों के लिए मिशन मधुहारी को शुरू किया गया है। अब टाइप 1 डायबिटीज में बच्चे 18 वर्ष से कम उम्र के होंगे, 18 वर्ष से कम उम्र के, ये बात ध्यान रखना है। टाइप 1 डिजीज किसके लिए? 18 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए, और गैर संक्रामक रोगों को क्योर करने के लिए, रोगों को उपचार के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है। इस मिशन में है राजस्थान गवर्नमेंट का चिकित्सा विभाग, राजस्थान गवर्नमेंट का चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, प्लस इनके साथ कौन है? प्लस इनके साथ है क्लिंटन फाउंडेशन। कौन सा फाउंडेशन? क्लिंटन फाउंडेशन। इन दोनों के बीच में एमओयू हुआ है। और फिलहाल ये भी ध्यान रखना है कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और नागौर की पीएचसी में, नागौर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी पर लॉन्च किया गया है।
ये भी चीज आपको क्या करनी है, याद रखनी है। तो शुरू किया गया है किसके लिए, ना सिर्फ अब केवल टाइप 1 डायबिटीज नहीं है, इनके साथ गैर संक्रामक रोग जैसे कि कैंसर हुआ, टीबी हुआ, डायबिटीज हुआ, इनसे लोग भारत में बहुत मर रहे हैं। भारत में पिछले 10 सालों में कैंसर की ग्रोथ रैपिड हुई है, जो कि बहुत चिंता की विषय है, भयंकर रूप से। गैर संक्रामक रोग भी है, ये भी ध्यान रखना, ठीक। और टाइप 1 डिजीज के अंदर 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लिया जाएगा, ठीक है। चलो, और क्लिंटन फाउंडेशन जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, नागौर पीएचसी में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च किया गया है। अब प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत कौन सा कथन असत्य है? न्यूज़पेपर की कटिंग से बना हुआ क्वेश्चन है और मार्च 2025 में न्यूज़पेपर में आया था। राजस्थान को टीबी उन्मूलन में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, बिल्कुल सही है, 3rd प्राइज मिला है। हम 3rd नंबर पे आए हैं। कितने नंबर पे आए हैं? 3रे स्थान पे आए हैं हम, 3rd नंबर पे आए हैं हम, ठीक है। और ये जो हम 3rd नंबर पे आए हैं ना, ये 3rd नंबर पे हम क्यों आए हैं? ग्राम पंचायत अभियान में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान जो है ना, उसमें हम 3rd है, ये भी ध्यान रखना। ग्राम पंचायत अभियान में हम कितने नंबर पर आए हैं? 3rd नंबर पर। गायत्री राठौड़ जो है स्वास्थ्य सचिव, उन्होंने रिसीव किया था ये वाला प्राइज। अब हनुमानगढ़ जिले की 200 नहीं, हनुमानगढ़ जिले की 100 ग्राम पंचायतों टीबी मुक्त हो चुकी है। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब देखो, बेसिकली ये राजस्थान के 5 जिलों में चल रहा है। कितने जिलों में चल रहा है? 5 जिलों में। ये 5 जिले आपको पता होने चाहिए। और 100 दिन का है। कितने दिन का है? 100 दिन का। अब ये 5 जिले कौन कौन से हैं राजस्थान के, जिसमें जिनकी ग्राम पंचायतों में ये चल रहा है? तो देखो, आराम से याद करते हैं। ये 5 जिले हैं। पहले तो नीचे वाला बेल्ट है, कोटा, झालावाड़, राजसमंद और बाड़ा। तो देखो, कोटा, झालावाड़, राजसमंद, बाड़ा, 4 हो गए। और 5वां कौन है? हनुमानगढ़। इसलिए वहां पे जो 200 लिखा हुआ है वो गलत है। 100 दिन ग्राम पंचायत कोटा, झालावाड़, राजसमंद, बाड़ा और हनुमानगढ़। 2024 में राजस्थान की 3355 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। बिल्कुल सही बात है ये। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 19,000 से अधिक निक्षय मित्र राजस्थान में जुड़े हैं, ये भी करेक्ट है। जो इनकरेक्ट है वो कौन सा है? केवल सेकंड स्टेटमेंट। चलो, सीताराम रुगटा राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान। अब बेसिकली ये सम्मान है ना, कलकत्ता से दिया जाता है मारवाड़ी लोगों को। तो इस साल ये पता है 2025 में किसे दिया गया है? डॉक्टर मंगत बादल को। गंगानगर के हैं ये। तो डॉक्टर मंगल बादल जो है, इनको दिया गया है। ये कहाँ के हैं? गंगानगर के हैं। याद रखना, 2025 का ही है ये। कब का है? 2025 का। चलो, फिर देखो, राजस्थान के मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, इस पे बड़ा बड़ा दंगल हुआ है। दंगल क्यों हुआ है? क्योंकि अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे और कोविड आया था, तो उन्होंने ना कोविड के दौरान जो बच्चे ना पीछे हो गए थे, तो उन्होंने कक्षा 3 से 8 के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम किया था, राजस्थान के शिक्षा के बढ़ते कदम। इसको इंग्लिश में लिखा जाता है राजस्थान के शिक्षा के बढ़ते कदम। ये इसको शुरू किया था। अब डिमांड किया जा रहा था कि इसको बंद कर दिया जाए। कक्षा 3 से 8 के लिए शुरू किया था जब कोविड के दौरान बच्चों की पढ़ाई खराब हुई थी। कोविड के दौरान बच्चों को वापस ट्रैक पे लाने के लिए पिछली कक्षा का उसको एग्जाम पूछा जाता था। धीरे धीरे लोगों ने कहा, जो शिक्षा अधिकारी थे उन्होंने कहा इसे अब क्या कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। फिलहाल गवर्नमेंट ने बंद नहीं किया है, सिर्फ नाम चेंज किया है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। ठीक, चलो। 7 जनवरी 2025 को गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने किस योजना का शुभारंभ किया है? तो किस योजना का शुभारंभ किया है? तो आपके शुभारंभ किया है बीमा सखी योजना। कौन सी सखी योजना? बीमा सखी योजना। सिंपल। हाँ, तो अब हम इंग्लिश के क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको जो साइंस और रीजनिंग है वो सर कराएंगे। तो चलो इंग्लिश का क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, पहला है आपको, दीज क्लोथ्स हैव टू बी वॉश्ड। इसको आपको चेंज करना है एक्टिव वॉइस के अंदर, मतलब ये पैसिव में दे रखा है, आपको पीवी में दे रखा है, आपको एवी में चेंज करना है। तो देखो, बहुत सिंपल है। आपको पहले सब्जेक्ट उठाना है। चूंकि दीज दे रखा है तो आपको क्या करना होगा? समबडी से शुरू करना होगा।
देखो आप इसको चेंज कर दो, अपने आप आपको आंसर, ये टुकड़े से आपको पता चल जाएगा। अब ये हैव टू बी वॉश्ड है ना, तो ये कन्वर्ट होगा हैज टू में, ये ध्यान रखना। तो somebody has to wash, somebody has to wash these clothes, आगे क्या आ जाएगा somebody। तो सही आंसर क्या होगा, सेकंड, है ना। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। फिर देखो चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब आपको पीवी बताना है, आपको एवी दिया गया है। वेयर डिड दे फाइंड द पर्स, ठीक है। अब देखो डिड, WH का वर्ड का WH रह जाएगा वेयर। अब ये डिड किस में कन्वर्ट होगा, वॉज में, ठीक है। डिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वॉज में, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है। अब दे फाइंड द पर्स, पर्स को पहले ले आओ, वॉज द पर्स, वॉज द पर्स फाउंड, फाइंड का क्या हो जाएगा, फाउंड, और पीछे क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो वेयर वॉज द पर्स फाउंड, वेयर वॉज द पर्स फाउंड, और क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, ठीक है। तो सही स्टेट जो है वो कौन सा है, सेकंड। फिर देखो चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। अब आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच लगाना है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे ये हाउ आया हुआ है, तो यहाँ पे ये जो सेड टू है ना, ये आस्क्ड में बदलेगा। तो पहला तो होगा ही आस्क्ड मी, अब पकड़ो जहां पे सेड है उसको हटा दो। अब ये देखो ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, मतलब ये तीन ऑप्शन है। अब ही आस्क्ड मी के बाद हाउ को हमें वैसा का वैसा ही रखना है, हाउ को हमें चेंज नहीं करना है, तो हाउ होगा। अब यहाँ पे फोकस करना है इज योर मदर को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो योर मदर किस में चेंज होगा, माई मदर में। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, ही आस्क्ड हाउ माई मदर। अब इज नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे देखो आस्क्ड है, तो इज तो पीछे नहीं आ सकता, तो पीछे क्या आएगा, वॉज, पीछे क्या आएगा, वॉज, और क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप। तो ही आस्क्ड मी हाउ माई मदर वॉज। तो सही आंसर क्या होगा, थर्ड। सही आंसर क्या होगा, थर्ड। आगे चले। फिर देखो यूज द करेक्ट वर्ड इन द फॉलोइंग, नॉट एवरीबडी शेयर्स माई प्रिंसिपल्स। हर कोई व्यक्ति मेरे सिद्धांतों को साझा नहीं कर सकता। तो सही आंसर क्या होगा, प्रिंसिपल्स, ELS वाला, ये यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। चलो आज के क्वेश्चन पूरे हुए, अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। चलो बात करते हैं साइंस, रीजनिंग और मैथ के ऊपर, ठीक है। अब देखो उससे पहले अपनी बात करते हैं कि एक स्कूल व्याख्याता प्रतिभा खोज परीक्षा जो है वो आयोजित करवाई जा रही है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि यहाँ कहाँ कहाँ पर, देखो जयपुर के अंदर बीकानेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, जोधपुर और नौहर। सीकर जो है फिलहाल जो है ये सेंटर अपना नहीं है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ये ऐप NDC क्लासेज, ठीक है, ये अपने को इंस्टॉल करना है और उसके अंदर 99 रुपीज लगेंगे और आपको पेपर जो है यहाँ पर आपका रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा देखो इसके अंदर फर्स्ट प्राइज जो है वो है कितने का, 11,000 का, ठीक है। सेकंड है 5100 का, थर्ड है 2100 का। 4 से 10 रैंक जो आएंगे उनको भी जो है कुछ नगद इनाम दिए जाएंगे। साथ ही साथ में जो 11 से 20 वाले होंगे, 11 से 20 रैंक वाले अगर होंगे तो उनको जो है वो बुक्स वगैरह जो है वो गिफ्ट के अंदर दी जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं, और ये कब होने वाला है, देखो परीक्षा तिथि है 1 जून 2025। अब देखो अभी साइंस के क्वेश्चन सबसे पहले आने वाले हैं। कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन अपने को जो है यहाँ पर बताना है। देखो फिर से बता देता हूं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते क्या है। भौतिक परिवर्तन, ठीक है, भौतिक परिवर्तन, इसके अंदर क्या होता है, देखो इसके अंदर जो अपने पास में चीज है उसका रूप चेंज होगा लेकिन उसकी क्वालिटी चेंज नहीं होगी। जैसे क्या होता है कि जैसे पानी होता है, उसके बाद में बर्फ बन जाती है, बर्फ से भाप बन जाती है, भाप से वापस वो पानी बनाया जा सकता है। मतलब
कि उसकी क्वालिटी है वो चेंज नहीं हुई, ठीक है। और ये क्या होती है, ये उत्क्रमणीय होती है, उत्क्रमणीय। कैसी होती है, ये उत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमणीय का मतलब वस्तु वापस बनाई जा सकती है, जैसे पानी से बर्फ, बर्फ से वापस पानी बनाया जा रहा है, इसका मतलब भौतिक परिवर्तन है। और जैसे रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक, तो इसके अंदर तो क्या था, केवल रूप में परिवर्तन, रूप में परिवर्तन, रूप में परिवर्तन। जैसे मान लो लकड़ी है, बहुत बड़ी लकड़ी, उसको काट दिया, छोटे टुकड़े हो गए, भौतिक परिवर्तन होगा, क्योंकि उसके अंदर क्या हुआ, केवल रूप में परिवर्तन हुआ, उसकी क्वालिटीज के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं हुई। और ये उत्क्रमणीय है, जैसे लकड़ी के टुकड़े किए, अगर चिपकने वाली चीज होती तो वापस चिपक जाती और वापस वही चीज बन जाती। लेकिन रासायनिक परिवर्तन के अंदर देखो क्या होता है, याद रखने वाली चीजें हैं, एक तो अनुत्क्रमणीय होती है। अनुत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है कि कोई वस्तु एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चेंज हो गई, अब पुनः वापस उसी माध्यम में वो चेंज नहीं की जा सकती, उसको क्या बोला जाता है, अनुत्क्रमणीय। अब इसके अंदर याद रखने वाली चीजें देखो, भोजन का पचना, कोयले का जलना, और प्रकाश संश्लेषण, जंग लगना सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, भौतिक परिवर्तन मतलब कि जिसके केवल रूप में परिवर्तन हो। देखो बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघल रही है, पानी बन जाएगा, पानी वापस बर्फ बन जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जंग के लिए सही कथन है। अब देखो जंग के लिए मैं कम से कम 50-60 बार आपको बता चुका हूं कि जंग कब लगती है। जंग लगती है एक तो लोहे के ऊपर, और जंग लगना एक है रासायनिक परिवर्तन। साथ ही साथ में जंग कब लगती है, देखो जैसे मान लो कोई जो रोड है, लोहे की रोड पड़ी हुई है, अब बारिश आती है, बारिश आने के बाद अपने देखते हैं कि वहां पर जंग लगना स्टार्ट हो गया है, जंग लगना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो जंग लगना स्टार्ट कब होती है, जब वो पानी के संपर्क में और हवा के संपर्क में, मतलब O2 के संपर्क में आता है। O2 मतलब ऑक्सीजन, मतलब क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। अब ऑक्साइड किसके, धातु क्या है, फेरस है, फेरस ऑक्साइड, मतलब लोहे के ऑक्साइड बना लेगा, तो फेरिक ऑक्साइड, ये सही है। यह अधातुओं में लगता है। देखो जंग अधातु में कैसे लग सकता है, अधातु मतलब जैसे क्या हो गया, जैसे मान लो पत्थर है, तो पत्थर के ऊपर जंग लग सकता है क्या, लकड़ी अधातु है, क्या उसके ऊपर जंग लग सकती है क्या, तो जंग कहां पर लगती है, हमेशा धातु के ऊपर लगती है, तो ये ऑप्शन अपना नहीं होगा। और जलीय अपघटक का उदाहरण है, बिल्कुल जलीय अपघटक का उदाहरण ये नहीं है कोई ऑप्शन, ये ऑप्शन जो है वो मेज बिल्कुल भी नहीं खाता, तो इसके ऊपर कुछ बताया नहीं जा सकता, ठीक है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अभी देखो उत्क्रमणीय का मतलब मैंने आपको बताया कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चेंज किया, दूसरे से वापस पहले वाले माध्यम में चेंज कर दिया, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। देखो ये कौन सी दिशा में चलती है, देखो आगे वाली चीज भी बनाई जा सकती है, पीछे वाली चीज भी बनाई जा सकती है। लेट अस सपोज पानी है, बर्फ भी बनाई जा सकती है, बर्फ से वापस पानी भी बनाया जा सकता है, मतलब अग्र और प्रतीप दोनों दिशाओं में काम करती है। देखो ये अग्र अभिक्रिया को प्रेरित करती है, उत्प्रेरित करती है, मतलब उत्प्रेरित करती है, मतलब उसको अभिप्रेरणा देती है कि आप अग्र दिशा में हो। तो अग्र केवल अग्र दिशा में नहीं, ये दोनों दिशा में। यह अग्र अभिक्रिया की दर बढ़ाता है, तो बढ़ाने घटाने से संबंधित तो मैंने कुछ बताया ही नहीं, गति के बारे में इसके अंदर कोई बात नहीं कही गई है उत्क्रमणीय के अंदर, ठीक है। उत्प्रेरक केवल पश्च अभिक्रिया नहीं, केवल पश्च नहीं, अग्र व पश्च दोनों अभिक्रिया को समान रूप से प्रभावित करता है, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। 4 नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो ऑक्सीकारक, निम्नलिखित में से एक ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक याद कर लेना, इसको बताने का कोई तरीका नहीं, याद करना पड़ेगा, KMNO4, KMNO4 याद कर लेना, ऑक्सीकारक KMNO4। नए पदार्थ का निर्माण, देखो ये मैं आपको बता चुका हूं कि पदार्थ नया बन रहा है, इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन की खोज की जा रही है, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। अब अपने को छांटना है इसमें से रासायनिक परिवर्तन कौन सा है। देखो कोयले के दहन में कोयला जलता है, ठीक है, और जलना हमेशा ही क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। जलना क्या होता है अपना, रासायनिक परिवर्तन होता है।
ठीक है। लेकिन अपने को यहाँ पर नए पदार्थ का निर्माण, देखो कोयला जलकर क्या बनेगा, कोयला तो कोयला ही रहेगा ना। कोई चीज जलकर कोयला बनती तो अपने कह देते हैं कि नया पदार्थ बन रहा है। जैसे लेटेस्ट सपोज कोई लकड़ी है, जल गई और कोयला बन गया, मतलब नया पदार्थ बन रहा है, ठीक है। लेकिन अपना यहाँ पर क्या होता है, देखो कपूर का उद्रपातन, कपूर का उद्रपातन मतलब कपूर है, गर्म किया, वो मतलब कि इवेपोराइज हो गया, मतलब कि हवा में उड़ गया। लेकिन उसको उसके ऊपर अगर प्लेट रखी जाए तो वापस वो उसकी सरफेस पर जमा हो जाता है। इसका मतलब कपूर को वापस जो है प्राप्त किया जा सकता है। तो ये तो अपना क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। और नया पदार्थ थोड़ी ना बन रहा है भाई, उद्रपातन किया, वापस इसको ठंडा किया तो वापस कपूर बन गया, इसका मतलब नया पदार्थ नहीं बन रहा। तो ये ऑप्शन तो अपना नहीं होगा, ठीक है। एसीटोन से वाष्पन, ये भी नहीं, क्योंकि वाष्पन होगा, वाष्पन से वापस एसीटोन प्राप्त कर लिया जाता है, ठीक है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, तो देखो वाष्पन शब्द पे ध्यान दो, एसीटोन पर ध्यान मत दो। वाष्पन शब्द जो है ये क्या है अपना, ये भौतिक परिवर्तन है, नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे पानी को गर्म किया, पानी था गर्म किया, उड़ गया, अगर ऊपर प्लेट लगाई हुई है तो आप जानते हैं कि छोटी छोटी पानी की बूंदें आ जाती है। इसका मतलब वाष्पन जो है वो भौतिक परिवर्तन है, नया पदार्थ नहीं बनाता। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखो मक्खन के पिघलने से, मक्खन के पिघलने से क्या बनता है, घी बनता है। तो घी बनने के बाद में नया पदार्थ बन गया, देखो मक्खन से घी बन गया मतलब नया पदार्थ बन गया, मतलब फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। और फर्स्ट ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोयले के जलने से कोयला ही बनता है, नया पदार्थ नहीं बनता। हालांकि ये जरूर है कि कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन नया पदार्थ इसके अंदर नहीं बन रहा है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है गलत, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या उत्तर आना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। फिलहाल ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गलत है, कुछ ना कुछ गलती है। देखो गलती क्या है, यहाँ पर देखो बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पर देखो मंझला ब्रैकेट, यहाँ पर छोटा, लेकिन ये मंझला कहां पर बंद हो रहा है ये कहीं भी नहीं बताया गया है, ठीक है। तो अब इसको देखो अपने करते हैं, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उत्तर इनमें से नहीं आएगा, कुछ अलग आएगा, 5/3 टाइप का कुछ आंसर आएगा। तो देखते हैं, देखो अब देखो ऐसे क्वेश्चन को करते कैसे, आंसर कोई भी आए अपने को इससे मतलब नहीं है, इससे क्वेश्चन को करते कैसे वो तरीका अपने को सीखना है। देखो सबसे पहले ये वैसा का वैसा लिख दो, ये भी वैसा का वैसा, ये भी वैसा का वैसा, ठीक है। यहां तक मैंने लिख दिया, देखो ये देखो ठीक है। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस x गुणा 3, ठीक है। यहां पर जैसा ब्रैकेट चल रहा है अपने वैसे ही चलने देते हैं। ये देखो x माइनस, अब देखो ये है 3x और ये है माइनस का x, तो कितना बच जाएगा, 2x बच जाएगा, ठीक है। अब देखो ये x ये माइनस, ठीक है। अब देखो ये माइनस का 2x, ये माइनस का 2x, ठीक है। अब देखो ये x और ये 2x, मैंने कहा था जब दो समान निशान के डिजिट्स होते हैं तो उनको हमेशा जोड़ा जाता है। तो 2x और 1x 3x, निशान किसका, माइनस का, ये लो माइनस का, बाहर फिर से माइनस है, देखो माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस 3x 4x आ गया। अब इसके बराबर में देखो क्या चल रहा था, x प्लस 5, 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 यहाँ पर x प्लस 5। अब देखो इस x को इधर लेकर जाएंगे तो 3x हो जाएगा। चलो पूरा लिख देता हूं मैं, 4x माइनस x इक्वल टू 5, तो ये कितना हो जाएगा, 3x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5/3, x इक्वल टू 5/3 यहां पर हो जाएगा, जो कि अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बाद में देखो 46 नंबर, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के निकाय के अनंत हल होंगे। देखो अनंत हल का मैंने आपको बताया था कि जब दो इक्वेशन दी जाती है और दो वेरिएबल होते हैं, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू जैसे 10 दिया हुआ है, तो देखो दो इक्वेशन दो वेरिएबल होता है तो अपने समीकरण को इजी वे में हल कर सकते हैं। लेकिन इक्वेशन है यहाँ पर दो, 1 और 2, और देखो वेरिएबल जो अपने ज्ञात करने, एक x ज्ञात करना, k ज्ञात करना, y ज्ञात करना, 3 ज्ञात करने होते हैं, तो अपने को तरीका जो है वो थोड़ा सा अलग लगाना पड़ता है। देखो क्या लगेगा तरीका,
एक तरीका मैंने आपको बताया था, x1 अपॉन x2, y1 अपॉन y2, z1 अपॉन z2। ये अपने को जो है वो तरीका करना पड़ता है। x1 मतलब x का गुणांक लिखना है, y1 मतलब y का गुणांक लिखना है। गुणांक वो होता है जो उसके आगे होता है, ठीक है। और z1 मतलब कि कांस्टेंट यहाँ पर जो है वो लिखना होता है। x2 का मतलब x2 का गुणांक, y2 मतलब y2 का गुणांक, और ये मतलब कांस्टेंट जो अपने को लिखना होता है। अब देखो x का गुणांक कितना है, 1 है। x2 का गुणांक कितना है, k प्लस 1 है, ये लो k प्लस 1। अब y का गुणांक k प्लस 1 है और y2 का गुणांक कितना है, 9 है, ठीक है। और ये देखो 5 अपॉन 8 k माइनस 1, ये यहां पर अपने हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, ये देखो एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन। अब अपने इससे k के मान निकालेंगे और जो मान कॉमन होंगे वही अपना उत्तर हो जाएगा। तो देखो इन दोनों मान को अपने करते कंपेयर, मतलब कि देखो ये 9 इधर चला जाएगा, ये 9 इधर चला गया, और k प्लस 1 की गुणा k प्लस 1 से, तो k प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 9 बराबर k का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2k। देखो ये फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने उसी फॉर्मूले से खोला है। a का मतलब पहली संख्या का स्क्वायर, तो पहली संख्या का स्क्वायर, b का मतलब दूसरी संख्या का स्क्वायर, तो दूसरी संख्या का स्क्वायर, प्लस प्लस 2ab। देखो 2 की जगह 2 है, a की जगह 1 है, b की जगह k है, तो 2k आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो समझ गए होंगे किस तरीके से ये आया है। अब देखो k स्क्वायर प्लस 2k, अब ये कितना हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 9, तो k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 8 इक्वल टू 0। उसके बाद में देखो अब कैसे सॉल्व करेंगे, k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 2k माइनस 8। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, k कॉमन है, तो k प्लस 4 माइनस 2 कॉमन है, k प्लस 4, ठीक है। तो देखो k प्लस 4 इक्वल टू 0 और k माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, प्रश्नावली अगर नहीं की हुई होगी तो शायद क्वेश्चन ये आपको नहीं समझ में आएगा। तो k की वैल्यू एक तो आ गया माइनस का 4, तो k की वैल्यू एक तो आ गया, 2 आ गया, ठीक है। ये दो वैल्यू जो है अपने यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब देखो अब इन दोनों को सॉल्व कर लिया, अब इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा इजी रहेगा, फर्स्ट और थर्ड को और सॉल्व करते हैं, जो भी कॉमन वैल्यू आएगी वो अपना उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पहला और तीसरा क्या है, 1/k प्लस 1 बराबर 5/8k माइनस 1, 8k माइनस 1 5k प्लस 1। तो देखो 8k माइनस 1 बराबर 5k प्लस 5, 8k माइनस 5k बराबर 5 प्लस 1, तो 3k बराबर 6, k बराबर 6/3 मतलब कि 2, ठीक है। तो k की वैल्यू यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2, तो कॉमन आंसर जो हो जाएगा वो अपना 2 हो जाएगा। तो आंसर k की वैल्यू हो जाएगी अपने 2। देखो क्वेश्चन का थोड़ा सा हार्ड है, तो अगर समझ में आया तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आया तो इसको आप थोड़ा छोड़ सकते हैं। इतने लेंथी क्वेश्चन पेपर में जनरली नहीं देखे जाते हैं। अब देखो ये क्या दिया गया है, अपने को दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 अपॉन एक्स प्लस 2, ठीक है, x प्लस 2। अब क्या करना है, इसका इसके अंदर भाग लगाना है। भाग लगाना है तो क्या इसके मैं टुकड़े करके इस तरीके से लिख सकता हूं, देखो एक्स स्क्वायर, जब भी आपको स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है तो अपने को ऐसे टुकड़े करने होते हैं, दो टुकड़े, कि इन दोनों को जोड़ने पर 7x आए और गुणा करने पर 10x स्क्वायर आए, मतलब पहले की और लास्ट की जितनी गुणा है उतना आए। देखो 7x को मैं लिखता हूं 5x प्लस 2x, तो ऐसे टुकड़े करने होते हैं कि जोड़ने पर तो वापस 7 आ जाए और गुणा करने पर कितने आए, इन दोनों को गुणा करने पर कितने आए कि देखो 10 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 10x स्क्वायर आने चाहिए। तो देखो यहाँ पर x प्लस 5 और 2 कॉमन ले लिया x प्लस 5, तो अपने लिख सकते हैं x प्लस 2 और x प्लस 5, ठीक है। तो देखो मैंने क्या निकाला है, मैंने ये निकाला है कि इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस 2 और x प्लस 5,
ठीक है, बटा में अपने x+2 है, ये लो x+2, x+2 से x+2 कट गया तो अपनी वैल्यू आ गई x+5, ये आ गया x+5 जो है यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी फोर्थ ऑप्शन 47 में फोर्थ। अब देखो इसके अंदर अपने बताना है कि इसके 2 वास्तविक मूल होंगे, 1 वास्तविक मूल, 3 वास्तविक मूल, कोई वास्तविक मूल नहीं। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि जब स्क्वायर होता है तो जनरली जितनी वैल्यू, जितनी पावर के अंदर वैल्यू है उतने ही अपने क्या होते हैं, उसके मान होते हैं। मतलब कि अगर यहां पर प्लस की जगह माइनस होता ना तो इसकी कितनी वैल्यू आती है अपने, मतलब कि 2 वैल्यू आ जाती है। मतलब कि देखो ऐसे, देखो किसी की भी वैल्यू निकालते हैं जब, जैसे x² + 1 है, x² = 1 होता है तो अपने वैल्यू निकाल सकते हैं, x² = 5 होता है तो भी निकाल सकते हैं, लेकिन x² के बराबर में कभी भी नेगेटिव वैल्यू जब आती है तो उसका मान नहीं निकलता है। ठीक है, तो देखो x² + 1 = 0 रखेंगे, x² = -1 आ रहा है, -1 जब भी आता है तो वास्तविक मान उसके नहीं ज्ञात किए जा सकते, तो कोई वास्तविक मूल नहीं, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो इसका रीजन ये है कि जब भी स्क्वायर के बराबर में, जैसे ये स्क्वायर है, स्क्वायर के बराबर में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, स्क्वायर के बराबर में पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, और यहां पर अपने पास नेगेटिव वैल्यू, मतलब इसका जो है वास्तविक हल इसका नहीं निकाला जा सकता। अब देखो, अब है अपने रीजनिंग के घन से रिलेटेड क्वेश्चन। देखो एक घन जिसकी बड़ी भुजा 20 सेंटीमीटर, यदि उसे सफेद, नीला व हरा रंगा जाता है, यदि उसे 2 सेंटीमीटर छोटी भुजा वाले घनों में काटा जाए तो निम्न प्रश्न का उत्तर ज्ञात कीजिए। कुल कितने छोटे घन होंगे। देखो घनों के बारे में तो मैंने आपको बताया कि कोई भी क्वेश्चन पढ़ने से पहले घनों के अंदर एक चीज करनी होती है कि बड़ा घन कितने का है, 20 का है, टुकड़े कितने कितने के करने हैं, 2 के करने हैं, तो जितने छोटे टुकड़े करने होते हैं उसको बटा में रख के उसका क्यूब किया जाता है, तो हमेशा ही छोटे घनों की संख्या आती है, छोटे घनों की संख्या। 2 एकम 2, ये 10, तो 10 की पावर 3 = 1000। ठीक है, 10 की पावर 3 मतलब कि 1000 जो है यहाँ पर अपना आंसर फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक पासे के अंदर बहुत ही सिंपल सा तरीका था कि जैसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक पासे को 2 स्थितियों में नीचे प्रदर्शित किया गया, जब संख्या 4 निचले तल पर होगी तो तब कौन सी संख्या ऊपरी होगी, मतलब 4 के विपरीत अपने को यहां पर बताना है। एक तरीका मैंने बताया था कि जब कोई भी एक संख्या कॉमन हो और कॉमन एकदम सेम सरफेस पे, देखो ये एक इधर है, ये एक भी इधर है, तो ऐसी कंडीशन 2 के पीछे 5 है, 4 के पीछे 3 है, ऐसे ये इसका तरीका होता है। अब 1 के पीछे क्या होगा, जो बचा हुआ है मतलब कि 6 जो है वो 1 के पीछे आ जाएगा, 1 के पीछे पूछता तो 6 आ जाता, 4 के पीछे पूछता तो 3 आ जाता, तो अपने को 4 पूछा है, 4 के पीछे हो जाएगा 3। मतलब कि तरीका अगर आता है तो ओरली इसको सॉल्व कर सकते। साथ ही साथ में डाइस के ऊपर जो है एक वीडियो बनाए गए हैं, शायद दो वीडियो है, पूरी 2 वीडियो के अंदर सारी की सारी जो है वो कवर अच्छे से हो जाता है, तो वो वीडियो अगर आप देखना चाहिए तो आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से ये चीजें समझ में आएगी। देखो यदि दी गई व्यवस्था का प्रयोग करके एक घन बनाया जाए तो हरे रंग के सामने कौन सा रंग आएगा, हरे रंग के सामने कौन सा रंग आएगा। देखो इसमें क्या सिस्टम होता है, इसमें ये होता है कि लाल है, लाल के सामने काला होगा, नीला है, नीले के सामने धूसर होगा, और हरा है, हरे के सामने क्या होगा, पीला होगा। देखो कैसे होता है, इसके अंदर ये तरीका चलता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 2 के पीछे 3 होगा, 1 के पीछे 5 और 2 के पीछे 6। अगर इस तरीके से आ जाए, ठीक है, तो ये बाहर वाला इसके पीछे होगा, पहला वाला तीसरे के पीछे, दूसरे वाला चौथे के पीछे, मतलब ये अल्टरनेटिव चलते हैं। ये भी टॉपिक जो है वो अपने करवाया हुआ है और उसमें अच्छे तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखो 51 के बाद में अब आएंगे हिंदी के लिए अजय सर आएंगे, और साइकोलॉजी वगैरह आपको, हिंदी मैनेजमेंट साइकोलॉजी जो है वो आपको करवाएंगे। तो अपने मैथ रीजनिंग साइंस के जो क्वेश्चन है वो यहीं पर समाप्त होते हैं। नमस्कार साथियों। तो आज का पेपर अपना पता है आपको, टेस्ट नंबर 8 चल रहा है आपका, और
उससे पहले आपको मैडम ने और दीपक सर ने करवा दिए हैं। अब चलते हैं अपने हिंदी के क्वेश्चन की तरफ। हिंदी के क्वेश्चन 4 से 4 क्वेश्चन है हिंदी के अपने। कौन कौन से है? क्वेश्चन नंबर 37 है आपका। सबसे पहले ये देखो 37 आपके जो पेपर है उसके अंदर देख लेना, प्रिंट आउट आपने निकलवा रखा होगा, और जो ऑफलाइन स्टूडेंट है उनकी तरफ, ठीक है। किस क्रम में उचित विच्छेद नहीं है, यानी ये संधि विच्छेद दिए गए हैं और इसके अंदर कौन सा है जो सही नहीं है, एक प्रकार से ये पूछा गया है। तो आपको पता है इसके अंदर संविधान, इससे क्या बनेगा? संविधान बनेगा, संविधान बनेगा, और धनंजय बनेगा, और दिग्गज बनेगा, ठीक है। लेकिन वाम धन ईश कुछ शब्द नहीं होता, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया है। तो ये होता है आपका वाक धन ईश, और इसका बनता है आपका वागीश, वागीश बनता है। तो ये क्या हो गया? आपका गलत हो गया। 3 नंबर आपका क्या है? राइट आंसर। फिर देखो आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है। यहां पर आपको थोड़ा सा चेंज करने की आवश्यकता है। जो आपके अगर प्रिंट आउट निकलवा रखा है तो आपको पता चल जाएगा। इसके अंदर समास विग्रह सही नहीं पूछा गया है। आपको पता है कि धर्मपरायण, धर्म में प्रायण, भय भीत, भय से भीत, कृष्ण आश्रित, कृष्ण के आश्रित, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, इसका अंदर सही नहीं कौन सा है ये पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि धर्मपरायण, इसके अंदर आपका कौन सा है? तो अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगर बात की जाए इसके अंदर भय भीत, भय से भीत, तो इसके अंदर पे आपको कौन सा आएगा? अपादान तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। और राष्ट्र का पति आपको पता हो जाएगा संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। लेकिन ये पता है आपको कि कृष्ण, कृष्ण आश्रित कृष्ण के आश्रित नहीं होता, कृष्ण पर आश्रित होता है। क्या होता है? कृष्ण पर आश्रित होता है, कृष्ण पर आश्रित। और कृष्ण पर आश्रित होगा तो इसके अंदर समास कौन सा होगा आपका? समास कौन सा होगा? तो समास हो जाएगा आपका कृष्णाश्रित। समास कौन सा हो जाएगा आपका? तो इसके अंदर हो जाएगा आपका अधिकरण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अधिकरण हो जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ये राइट आंसर है तीसरा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया गया। पहले आपने पेपर के अंदर देखे तो यहाँ पर लिखा हुआ था भय से भीत नहीं लिखा था, भय के द्वारा भीत था। तो भय के द्वारा भीत नहीं होता, भय से भीत होता है। तो वहां पर चेंज कर लेना। अगर आपके पास पेपर है तो पेपर के अंदर वैसे तो सही नहीं है तो दूसरा और तीसरा दोनों सही नहीं होंगे, लेकिन इसके हिसाब से अपन यहाँ पे देखें तो यहाँ पर केवल 3 नंबर आंसर होगा, लेकिन पेपर के अंदर आपका दूसरा और तीसरा दोनों जो है, क्योंकि भय के द्वारा भीत नहीं होता, भय से भीत होता है। और भय से भीत अपादान तत्पुरुष, मतलब एक प्रकार से दूर जाने की बात, डरने की बात हो रही है। तो दूर जाने की बात जहां होगी वहां पर क्या होगी? एक प्रकार से भय से भीत। करण तत्पुरुष नहीं होगा, करण तत्पुरुष के अंदर के द्वारा का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर अपादान के अंदर के द्वारा का प्रयोग नहीं होता। फिर बात करते हैं वेन्ते किसका पर्यायवाची है? वेन्ते, वेन्ते किसका पर्यायवाची है इसका बताना है आपको। और ये जंगल का है, स्त्री का है, गरुड़ का है, या फिर गंगा का है? तो आपको पता है ये किसका है? गरुड़ का है। और गरुड़ का है। इसके अलावा बात करें इसका पर्यायवाची और क्या क्या होते हैं, आपको पता है खगेश होता है, किसका? गरुड़ का। उर्गारी होता है, पत्रगारी होता है, खगेश होता है, उर्गारी होता है, पत्रगारी होता है, खगपति होता है, सुवर्ण होता है, सुवर्ण होता है, सुवर्ण होता है, और एक होता है हरियान होता है, हरियान, हरियान। तो ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची हैं आपके? ये आपके सारे के सारे वेन्ते के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? वेन्ते के पर्यायवाची हैं ये सारे के सारे, यानी गरुड़ के पर्यायवाची हैं। फिर बात करें आगे बात करें तो कौन सा शब्द आलोक का विलोम है? आलोक, आलोक का आपको अर्थ पता होता है उजाला। आलोक का अर्थ क्या होता है? उजाला होता है। तो विलोम क्या है इसका? आलोक का विलोम क्या है? विपरीत, मतलब विपरीत अर्थ देने वाला, प्रदान करने वाला शब्द कौन सा है? अम्मा है, तम है, ज्योत्सना है, या दीप्ति है? तो आलोक का उजाला होता है, आपको पता है। तम का क्या होता है? अंधकार होता है। और उजाले का विपरीत अर्थ कौन देता है? तो आपका तम देगा, यानी अंधकार देगा। तो ये क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 4 आपके क्वेश्चन थे हिंदी के। तो हिंदी के क्या हो गए? यहाँ पे कंप्लीट हो गए। फिर बात करते हैं अपने साइकोलॉजी और मैनेजमेंट के अंदर कौन से, और उसके अंदर आपने मैनेजमेंट के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं अपने स्कूल व्याख्याता प्रतिभा खोज परीक्षा की, जो होने वाली है आपकी 1 जून को होने वाली। कब होने वाली है? 1 जून को होने वाली है। और करना क्या है आपको? एनडीसी क्लासेस का जो अपना ऐप है वहां पर जाना है और इसको डाउनलोड करना है। अगर डाउनलोड नहीं कर रखा है, अगर कर रखा है तो वहां पर क्या करना है? रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि 99 रुपए के अंदर आपको
क्या मिल रही है, ये एग्जाम देने का सुनहरा अवसर आपको प्रदान किया जा रहा है, जिसके अंदर आपके दोनों पेपर यानी कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर हिंदी का, फर्स्ट पेपर जिसके अंदर 75 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट कवर होंगे, जिसके अंदर आपके हिस्ट्री हो जाए, चाहे जियोग्राफी हो जाए, चाहे पॉलिटी हो जाए, चाहे करंट हो जाए, चाहे साइंस हो जाए, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, वो सारे के सारे सब्जेक्ट क्या हो जाएंगे आपके इसके अंदर मतलब प्रोवाइड करवाए जाएंगे आपको, जिसके अंदर 75 क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा और आपके 150 क्वेश्चन हिंदी के होंगे। और आप अगर इस प्रतियोगिता के अंदर, इस परीक्षा के अंदर आप प्रथम स्थान हासिल करते हो तो आपको 11,000 रुपए इनामी राशि प्रदान की जाएगी। अगर आप द्वितीय पुरस्कार हासिल मतलब द्वितीय स्थान हासिल करते हो तो आपको 5100 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी, और तृतीय स्थान हासिल करने पर आपको 2100 रुपए की राशि। और अगर आप 4 से 10 स्थान तक किसी स्थान पर आते हो तो भी आपको कुछ इनामी राशि प्रदान की जाएगी। तो और आपकी बात की जाए तो किन शहरों के अंदर आयोजित होने वाली ये परीक्षा, तो ये आपको शहरों के नाम दिए जा रहे हैं। फिर देखते हैं आगे आपके मैनेजमेंट के क्वेश्चन। देखो सबसे पहले राजस्थान में स्माइल कार्यक्रम किस प्रकार के विद्यालयों के लिए तैयार किया गया है। राजस्थान में स्माइल, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका पड़ता है 52 यानी कि 52 नंबर क्वेश्चन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो स्माइल कार्यक्रम है किस प्रकार के विद्यालयों के लिए तैयार किया गया है। ये सरकार द्वारा तैयार किया गया था, प्रोग्राम था, और किसके द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा चलाया गया प्रोग्राम था। और राजस्थान सरकार किसके लिए चलाती है, सरकारी विद्यालय, निजी विद्यालय, अनुदानित विद्यालय या आवासीय विद्यालय। तो ये चलाया गया था कार्यक्रम सरकारी विद्यालय के लिए चलाया गया, सरकारी विद्यालयों के लिए चलाया गया प्रोग्राम है। अगर बात की जाए कि कक्षा 1 से लेकर 12 तक, कक्षा 1 से कक्षा 1 से 12 तक नवाचार था ये, कि कक्षा 1 से लेकर 12 तक का नवाचार था। और बात की जाए तो ये ऑनलाइन माध्यम, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि पढ़ाई के लिए पाठ्य सामग्री प्रदान की जाती थी। इसके लिए पढ़ाई के लिए पाठ्य सामग्री प्रदान की जाती थी। और पाठ्य सामग्री का निर्माण कौन करता था, तो ये बात पूछी जाए तो RSCERT द्वारा किया गया था। ठीक है, अगर बात की जाए कि कंटेंट का निर्माण कौन करता था, तो RSCERT करता था, और RSCERT उदयपुर करता था। आपको पता है इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, RSCERT है। और ये प्रोग्राम किसके द्वारा चलाया गया, तो राजस्थान सरकार द्वारा चलाया गया प्रोग्राम है स्माइल कार्यक्रम। ठीक है, और आगे देखो, आगे है स्माइल कार्यक्रम के अंतर्गत ई कंटेंट के लिंक के साथ भेजे जाने वाला संदेश है। यानी कि आपका जो स्माइल कार्यक्रम है इसके अंतर्गत आपका ई कंटेंट भेजा जाता था, और उस कंटेंट का लिंक के साथ क्या भेजा जाता था, एक संदेश भेजा जाता था। वो संदेश क्या था ये पूछ रहा है ये, तो संदेश कौन सा था ये बताना है आपको। तो घर घर में मस्ती और पढ़ाई, हर घर स्कूल घंटी बजे, रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए, जिसको हम आदर्श वाक्य भी कह सकते हैं या फिर आपका ध्येय वाक्य भी कह सकते हैं, कि रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे। यानी इसका अर्थ है कि आपका ई कंटेंट के साथ 9 बजे क्या प्रदान की जाती थी, ऑनलाइन, यानी 9 बजे व्हाट्सएप ग्रुप पर क्या प्रदान की जाती थी, व्हाट्सएप ग्रुप पर कंटेंट प्रदान किया जाता था। और इसके साथ क्या संदेश भेजा जाता था, ये संदेश भेजा जाता था, ये रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे, ये संदेश आपका साथ में भेजा जाता था। ठीक है, और ये कितने बजे कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता था, 9 बजे करवाया जाता था। इसके अंदर आपको पता है 9 बजे की बात हो रही है, कि रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे। इसके बाद बात करें कि स्माइल का पूरा नाम क्या है। स्माइल के नाम की बात की जाए तो स्माइल का पूरा नाम क्या था, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो कि स्माइल प्रोग्राम शुरू कब किया गया था। स्माइल प्रोग्राम शुरू किया गया था 13 अप्रैल को शुरू किया गया था, 13 अप्रैल 2020 को। इसका पूरा नाम पूछ लिया जाए तो सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, सोशल मीडिया इंटरफेस ऑफ लर्निंग एंगेजमेंट, सोशल मीडिया एंगेजमेंट, या सोशल मीडिया लर्निंग ऐप हो जाएगा। बताओ इसमें से कौन सा होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, सोशल मीडिया इंटरफेस 4 आएगा, यहाँ पे ऑफ नहीं आएगा। फॉर लर्निंग एंगेजमेंट क्या हो जाएगा, स्माइल का पूरा नाम हो जाएगा, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। अगर इसके बात की जाए कि इस स्माइल कार्यक्रम को चलाने के पीछे उद्देश्य क्या था,
यानी कि इसका उद्देश्य पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? अगर इसका उद्देश्य पूछ लिया जाए तो क्या होगा बताओ? तो इसका अगर इसका उद्देश्य पूछ लिया जाए तो जो भी कोविड-19 जो महामारी थी, उस महामारी के दौरान घर बैठे विद्यार्थियों को क्या करवाना है? ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करना। घर बैठे विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, यानी कि इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य सीधा सा ये बनता है कि क्या करना है, जो भी प्रदान करना, यानी कि जो भी बच्चे थे जो घर बैठे थे महामारी के दौरान, महामारी कौन सी थी? कोविड-19, जो कोरोना काल था। तो कोरोना काल के दौरान जो घर बैठे थे बच्चे, उन बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखना है। ऐसा तो है नहीं कि हम अगर महामारी चल रही है तो उस समय कुछ नहीं करना है आपको, तो उस समय भी अपने बच्चों को क्या जोड़ना है? पढ़ाई से जोड़ना है। तो उस बच्चों को जोड़ने से संबंधित इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, स्माइल कार्यक्रम की। और स्माइल कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 13 अप्रैल 2020 को। उस दौरान जो भी घर बैठे थे विद्यार्थी थे, उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे। व्हाट्सएप ग्रुप यानी कि दो प्रकार के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए। एक तो बनाए गए थे शिक्षकों के, जिसके अंदर शिक्षक थे सारे शामिल, और एक थे अभिभावक व बच्चे थे एक ग्रुप के अंदर, जिसके एडमिन वगैरह शिक्षक होते थे। ठीक है, यानी कि क्लास टीचर क्या होता था? इसका एडमिन होता था। तो उन बच्चों को पाठ्य सामग्री एक प्रकार से कहते हैं, जो भी कंटेंट था वो उनको उपलब्ध करवाया जाता था उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। यानी कि वो बच्चे उसके अंदर आते थे, वो जो भी मतलब एक प्रकार से कार्य दिया जाता था, उन कार्यों को करते थे बच्चे, और उसके बाद में एक पोर्टफोलियो का निर्माण किया जाता था। किसके द्वारा? शिक्षकों के द्वारा पोर्टफोलियो का निर्माण किया जाता था। तो वो चीजें हो जाएगी। तो यानी इसका सीधा सा मतलब ये बनता है कि ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करना है घर बैठे विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, फिर बात करते हैं कि अभी तक स्माइल कार्यक्रम के कितने संस्करण आ चुके हैं, यानी स्माइल कार्यक्रम के कितने संस्करण आ चुके हैं, यानी अभी आप पूछे जा रहे हैं कि कितने संस्करण हुए थे टोटल स्माइल कार्यक्रम के। तो टोटल कितने हुए थे? तो 3 हुए थे, जिसके अंदर पहले का नाम था स्माइल था, पहले का नाम स्माइल, दूसरे का नाम स्माइल 2.0 और तीसरे का नाम था आपका स्माइल 3.0। और ये प्रोग्राम कब कब शुरू किए गए थे? कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से बताओ आप। स्माइल 2.0 और स्माइल 3.0, ये स्माइल कार्यक्रम के 3 संस्करण हुए थे टोटल। ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखो, स्माइल कार्यक्रम का संबंध किससे है? स्माइल कार्यक्रम का संबंध किससे है? डिजिटल लर्निंग से, खुला विश्वविद्यालय से, पत्राचार शिक्षण से, या कक्षा शिक्षण से। न इसका कक्षा से कोई मतलब लेना देना नहीं है यहाँ पे, न इसका पत्राचार से लेना देना है, न खुला विश्वविद्यालय से लेना देना है। ये स्कूलों से संबंधित है, और स्कूलों से संबंधित है तो आपको ध्यान रखना है स्माइल की बात की जा रही है। जब स्माइल की बात करेंगे तो उसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे तो शुरुआत में क्या आता है? आपका सोशल मीडिया आता है। सोशल मीडिया की बात की जाए तो आपका डिजिटल लर्निंग से संबंधित हो जाएगा। किससे संबंधित हो जाएगा? डिजिटल लर्निंग से संबंधित हो जाएगा आपका। इसके अंदर ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता आपको नहीं है। फिर देखो, फिर है स्माइल 3.0। स्माइल 3.0 में शुरू किए गए नवाचार हैं, यानी स्माइल आपको यह बताना है कि स्माइल 3.0 जो प्रोग्राम आपका शुरू किया गया था, उसके अंदर क्या क्या नवाचार किए गए थे। एक तो आपको पता होना चाहिए, इसके अंदर जो भी प्रोग्राम शुरू किए गए थे कि होमवर्क एवं विद्यार्थी पोर्टफोलियो निर्माण, प्रश्नोत्तरी क्विज या टीचर स्टूडेंट कनेक्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि होमवर्क एवं विद्यार्थी पोर्टफोलियो निर्माण किया जाता था। प्रश्नोत्तरी क्विज, बिल्कुल प्रत्येक शनिवार को जो भी कंटेंट दिया जाता था उस कंटेंट से संबंधित एक क्विज स्टार्ट की जाती थी। अगर बात की जाए किसी विद्यार्थी के पास मतलब मोबाइल नहीं है, मतलब व्हाट्सएप की सुविधा इस प्रकार की है नहीं, तो उनके लिए किया जाता था कि शिक्षक क्या करते थे, जो भी क्विज वगैरह, जो भी सामग्री वगैरह को उनको प्रिंट करवाकर उन बच्चों तक पहुंचाई जाती थी। ये प्रत्येक शनिवार को क्या होती थी? प्रश्नोत्तरी क्विज होती। टीचर स्टूडेंट्स कनेक्ट, यानी कह सकते हैं कि एक सप्ताह में एक बार बच्चे से क्या करनी होती थी? टीचर को स्टूडेंट से बात करनी होती थी। तो कांटेक्ट मतलब एक कह सकते हैं कनेक्ट भी, उनके बीच में संबंध भी जुड़ रहते थे एक प्रकार से कॉलिंग से। ठीक है, ये चीज भी हो जाएगी। एक बात ध्यान रखनी है कि ये सारे हो जाएंगे सही। इसके अंदर 8 बजे सामग्री अपलोड कर दी जाती थी। क्या? कितने बजे? 8 बजे सामग्री अपलोड कर दी जाती थी। किसके अंदर? स्माइल 3.0 के अंदर। अगर बात करें इसके अलावा, ये आओ घर से सीखें, आओ घर से सीखें, आओ घर से सीखें 2.0 के तहत स्माइल
3.0 को शुरू किया गया। अगर बात की जाए कि आओ घर से सीखें के तहत तो स्माइल 2.0 शुरू किया गया था, लेकिन आओ घर से सीखें 2.0 के तहत स्माइल 3.0 को, मतलब स्माइल 3.0 कार्यक्रम को शुरू किया गया था। इतनी सी बात ध्यान रखनी है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला सवाल है और यहां से आपको क्वेश्चन मेरे हिसाब से देखने को मिल सकता है, वो याद करने वाली चीज है, ठीक है। और बात की जाए तो बैक टू स्कूल, एक नाम और आता है आपका बैक टू स्कूल, यानी कि वापस स्कूल से जोड़ने के लिए है बैक टू स्कूल। तो बैक टू स्कूल और आओ घर से सीखे 2.0 के तहत स्माइल 3.0 की शुरुआत की गई थी। तो इसके अंदर आपको पता है होमवर्क एवं विद्यार्थी पोर्टफोलियो निर्माण, प्रश्नोत्तरी क्विज जो प्रत्येक शनिवार को करवाई जाती थी, ये चीजें हो जाएगी। और प्रत्येक 8 बजे क्या की जाती थी, तो ये पोर्टफोलियो निर्माण कक्षा 1 से 12 तक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। फिर बात करें आगे राइज का पूरा नाम क्या है। राइज जो दीक्षा राइज है, यानी कि दीक्षा जो अपना बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पहले, लेकिन जो राजस्थानी संस्करण है, राजस्थान का संस्करण है, वो है दीक्षा राइज। क्या है? दीक्षा राइज। उसके अंदर दीक्षा का नहीं, राइज का फुल फॉर्म क्या है ये पूछा जाए तो राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेशन, राजस्थान इंटरेस्ट फॉर स्कूल एजुकेशन, राजस्थान इन्फेंटिव फॉर स्कूल एजुकेशन, या राज शिक्षा इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेशन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेशन इसकी क्या हो जाएगी, फुल फॉर्म हो जाएगी। अगर बात की जाए दीक्षा राइज का क्या है, जो ध्येय वाक्य या आदर्श वाक्य क्या है, हमारे शिक्षक हमारे नायक, हमारे शिक्षक हमारे नायक, इनका क्या है, ये ध्येय वाक्य है। और ये जो दीक्षा राइज कार्यक्रम है वो किसके लिए, मतलब मुख्य रूप से तो जो शिक्षक हैं उनकी ट्रेनिंग्स के बारे में बताती है, यानी ये एक प्रकार से क्या है। और दीक्षा राइज का संचालन कौन करता है, तो आपको पता होना चाहिए RSCRT द्वारा किया जाता है, RSCRT द्वारा इसका संचालन किया जाता है। आगे देखो किस विभाग द्वारा बात की जाए तो प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इसका संचालन किया जाता है। फिर राजस्थान सरकार द्वारा स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, राजस्थान सरकार द्वारा ये शुरू कब किया गया था ये बताना है आपको। तो शुरू कब किया गया था, तो 13 अप्रैल 2020, 2 नवंबर, 13 अप्रैल 2021 या 21 जून 2021। तो 13 अप्रैल 2021 को स्माइल कार्यक्रम शुरू किया गया। अगर बात की जाए स्माइल 2.0 कब शुरू किया गया था, स्माइल 2.0, तो स्माइल 2.0 किया गया था 2 नवंबर को, और 21 जून 2021 को स्माइल 3.0 शुरू किया गया था। ये स्माइल 2.0 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा स्माइल हो जाएगा। स्माइल 2.0 और स्माइल 3.0 ये तीनों कब कब शुरू किए गए थे, आपके सामने डेट आ चुकी है इनकी, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या यहां तक बताओ जल्दी से। आगे देखो, आगे है राइज दीक्षा, यानी दीक्षा राइज पोर्टल का मुख्य उद्देश्य एक उच्च गुणवत्ता वाला प्लेटफॉर्म प्रदान करना है जो निम्नलिखित में से किसे सशक्त करेगा, यानी इनमें से ये दीक्षा राइज जो पोर्टल है इनमें से किसको सशक्त सबसे ज्यादा करेगा। बात की जाए तो प्रधानाध्यापक को विद्यालय समस्याओं के समाधान हेतु, या शिक्षा अधिकारों को विद्यालय प्रगति की निगरानी हेतु, या अध्यापकों को उनके व्यक्तिगत विकास एवं व्यवसायिक विकास के उन्नयन हेतु, या विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक के अधिगम हेतु। तो आपको सीधा समझाना है कहां पे, अध्यापकों के विकास की बात हो रही है, उनके व्यक्तिगत विकास और व्यवसायिक विकास की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका। क्योंकि दीक्षा राइज वो मुख्य रूप से किसकी बात कर रहा है, जो अध्यापकों के शिक्षण प्रशिक्षण की बात कर रहा है, शिक्षक प्रशिक्षण की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका, अध्यापकों से संबंधित आ जाएगा, सीधी सी बात। लेकिन इसका लाभ कौन कौन से ले सकते हैं आपके इसके अंदर, वो चीजें आगे हैं। लाभ कौन कौन ले सकता है, दीक्षा ई लर्निंग में कौन कौन लाभान्वित हो सकते हैं, तो आपका विद्यार्थी भी हो सकता है, शिक्षक भी हो सकता है, अभिभावक भी हो सकता है, यानी उपरोक्त सब भी हो सकते हैं। इसके अलावा चाहे संस्था प्रधान हो, ये भी क्या हो सकते हैं, आपके लाभान्वित हो सकते हैं। कोई दिक्कत समस्या यहां तक, तो कौन कौन लाभान्वित हो सकते हैं, तो सारे हो सकते हैं। फिर बात करते हैं आगे देखो, आगे दीक्षा ऐप पर ई कंटेंट उपलब्ध किसके आधार पर करवाया जाता है, दीक्षा ऐप पर, यानी जो दीक्षा ऐप है, दीक्षा ऐप केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, केंद्र सरकार का है। और राजस्थानी संस्करण की क्या इसका दीक्षा राइज है। ई कंटेंट उपलब्ध किसके आधार पर करवाया जाता है, तो
सीबीएसई होता है, ठीक है। सीबीएसई पाठ्यक्रम के आधार पर, एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर या एससीईआरटी के आधार पर, तो आपको पता होना चाहिए ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी इनके अंदर सारे आ जाएंगे, जो भी आपका केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का है, जो भी सारा कंटेंट किसमें आ जाएगा, आपका जो दीक्षा ऐप है उसके अंदर आ जाएगा। कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चाहे आपका बीएससीआर हो, ठीक है, चाहे आपका कौन सा हो, NIOS हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग, कोई भी हो, आपके सारे मतलब जो कंटेंट है वो सारा इसके अंदर मिल जाता है। किस ऐप पर, दीक्षा ऐप पर मिल जाता है। फिर बात करते हैं दीक्षा का पूरा नाम क्या है। दीक्षा का पूरा नाम क्या है, तो दीक्षा का पूरा नाम क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। डी का क्या हो जाएगा, डिजिटल, आई का इंफ्रास्ट्रक्चर, और फोर आपको यहां पर नहीं दिखेगा, ठीक है। फिर नॉलेज, ठीक है, के का नॉलेज हो जाएगा, डिजिटल डी, इंफ्रास्ट्रक्चर आई, के का नॉलेज, और SHA, इन तीनों से मिलकर क्या बनेगा, आपका शेयरिंग बन जाएगा। ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, किसकी, दीक्षा की। फिर बात करते हैं कि दीक्षा का प्रारंभ कब किया गया, ये बात करनी है कि दीक्षा का प्रारंभ किसका कब किया गया। अब ये बताओ कि दीक्षा का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। उद्घाटन की बात आ जाए तो बताओ किसके द्वारा किया गया, उद्घाटन किया गया था आपका, जो उस समय कौन थे, वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू कौन थे उस समय, उस समय थे आपके उपराष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे उस समय। किस समय थे बताओ, जल्दी से बताओ। वेंकैया नायडू थे उस समय, उपराष्ट्रपति थे। ये शुरू किया गया था आपका 5 सितंबर 2017 को शुरू किया गया था। 5 सितंबर 2017 को ये क्या किया गया था, शुरू किया गया था, दीक्षा का आरंभ किया गया था। ये किसकी पहल है, अगर बात की जाए तो MHRD, यानी वर्तमान समय तो क्या है, वर्तमान समय में तो ये है आपका है शिक्षा मंत्रालय, लेकिन उस समय MHRD यानी मानव विकास संसाधन मंत्रालय की बात हो रही है। इसके अलावा बात की जाए तो ये NCERT, MHRD, NCERT, और इसके अलावा बात की जाए तो NCTE की पहल थी। इन तीनों की क्या है, पहल है ये, क्या, जो आपका दीक्षा प्रोग्राम है, जो दीक्षा का आरंभ है। और दीक्षा का अगर राजस्थानी संस्करण पूछ लिया जाए तो दीक्षा राइज हो जाएगा। फिर बात करते हैं समग्र शिक्षा अभियान 2.0। समग्र शिक्षा अभियान 2.0 की शुरुआत कब की गई थी। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि समसा की शुरुआत कब की गई थी, या फिर पूछ लिया जाए आपके समसा 2.0 की शुरुआत कब की गई थी, इन दोनों के बारे में पूछा जा सकता है। अगर समसा के बारे में, सीधा समसा के बारे में पूछ लिया जाए कि समसा की शुरुआत कब की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए कि 24 मई 2018 को केंद्र सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया था, 24 मई 2018 को। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, ये तो समग्र शिक्षा अभियान 2.0 यानी समसा 2.0 के बारे में पूछ रहा है, कब प्रारंभ किया गया। तो ये प्रारंभ किया गया था 4 अगस्त 2021 को। कब किया गया, 4 अगस्त 2021 को। अगर इसकी समय यानी कि इसकी अवधि पूछ लिया जाए कि इसकी अवधि कब से लेकर कब तक है, अगर इसकी अवधि के बारे में पूछ लिया जाए तो ये आपकी हो जाएगी 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026। तो इसकी समय अवधि भी क्या है, पूछी जा सकती है, किसकी, समसा 2.0 की। ठीक है, अगर पूछा जाए कि समग्र शिक्षा अभियान 2.0 किसके सिफारिश पर लागू किया गया, तो ये लागू किया गया था जो नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति कब की गई, 2020 की सिफारिश पर, इसको क्या किया गया, शुरू किया गया। यह ध्यान रखना है आपको कि समग्र शिक्षा अभियान 2.0 कब प्रारंभ किया गया, तो आपका 4 अगस्त 2021 हो जाएगा। लेकिन समसा प्रोग्राम आपको पता है केंद्र सरकार द्वारा 24 मई 2018 को शुरू किया गया था। इसकी समयावधि पूछा जाए तो 2021 से लेकर 31 मार्च 2026 तक का है। और ये शुरू किसकी सिफारिश पर किया गया, तो नई शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश पर इसको शुरू किया गया था। बस इतनी सी बात है, इसके ज्यादा इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको बताने लायक हो। और यहां से क्वेश्चन आपका बन जाएगा, 100% बनेगा यहां से क्वेश्चन। जो चीजें आपको बताई गई है, आपके कान खुले होने चाहिए, मैं हमेशा कहता हूं, और कान खुले होंगे तो अपने आप में ये चीजें समझ में आ जाएगी। और फिर मैं कह रहा हूं, इन चीजों से आपको क्या करना है,
समझनी है चीजें ज्यादा से ज्यादा। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज बहुत अनिवार्य चीज है, ये मतलब जरूरी चीज है। अगर ये नहीं है, ये तो आपके 10-11 टेस्ट हो जाएंगे। इसके अलावा भी आपके वो अपना ऐप है, ऐप के अंदर सारी टेस्ट सीरीज हैं, वो सारी मतलब चल रही है अपनी, फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, तो वहां से अपना खुद का आकलन बार बार कर सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं लगेगा आपका। और इसके अलावा जो भी सूचना आपको प्राप्त होगी वो टेलीग्राम चैनल पे हो जाएगी। इसके अलावा बात करते हैं अपने स्कूल जो व्याख्याता प्रतिभा खोज परीक्षा है, वहां पर आपको जरूर भाग लेना है। अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो फर्स्ट ग्रेड का आप एग्जाम दे रहे हो आरपीएससी का, और उसी तरीके का माहौल आपको यहाँ पे देखने को जरूर मिलेगा, और मैं तो ये कहता हूँ कि आपको करना है। इसके अलावा आप अपना जो यूट्यूब चैनल है सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर लेना, और अपने साथियों तक ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को पहुंचाना, और ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन हो तो ज्यादा मजा आएगा अपने जो स्कूल व्याख्याता प्रतिभा खोज परीक्षा है उसके अंदर। और क्लास देखी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना टारगेट फर्स्ट ग्रेड होना चाहिए। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक जय हिंद जय भारत।